हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो भी रहेगा जीएसटी का लास्ट क्लास रहेगा। इसमें जो भी रिमेनिंग 5-6 चैप्टर सब कुछ हम खत्म करेंगे। छोटा छोटा चैप्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे, ठीक है। एंड ये बुक आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, एंड वहाँ पे भी डीटी बुक मिल जाएगा, एंड डीटी का क्वेश्चन बैंक एंड आईडीटी का क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम 1600 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड आप सब्सक्राइब करिए। आप लोग, हम देख रहे थे, हमारा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनमें से ओनली 40 to 45 स्टूडेंट परसेंट जो भी स्टूडेंट वो सब्सक्राइब किए हैं। बाकी जो भी रिमेनिंग 50 to 60% स्टूडेंट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ओनली ऐसे ही देख रहे हैं। हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद बेटा कर रख रहे हैं कि आप लोग शेयरिंग करेंगे, बट आप शेयर छोड़िए, आप तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ के चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, हमको बेनिफिट मिल जाएगा। हमको अगर बेनिफिट उठाना था ना, तो हम आपको पैसा चार्ज कर या क्लास ऐसे सेल करके, जैसे टीचर लोग कर रहे हैं, हम भी उससे पैसा कमा सकते थे। बट हम क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच पाएगा। बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं पहुँच पाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम ओनली बेनिफिट उठाएंगे, बट और किसी स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं उठाने देंगे, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना। आप अगर नाइंसाफ़ी करेंगे तो ऊपर वाला तो है ना। आप देखते हैं, अच्छा सा कमेंट भी नहीं देते हैं, जो भी देखते हैं अच्छा सा कमेंट नहीं देते हैं। अगर पुराना वीडियो देखेंगे, पुराना जो बैच का जितने भी स्टूडेंट थे ना, वो बहुत अच्छा कमेंट देते थे, हमको भी मोटिवेशन लग रहा था उस टाइम। बट अभी स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी कमेंट ही नहीं दे रहा है अच्छा सा, जैसे हमको पैसा मिल जाएगा कमेंट से। सर हमको ये चाहिए, वो बना दीजिए, हम बना देंगे। हम फ्री में सब कुछ बना रहे हैं तो बना देंगे। बट आप लोग कभी भी कमेंट मत देना, लाइक मत करना। हमको पैसा मिल जाएगा ना लाइक कमेंट से। हम क्यों कर रहे हैं? आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। बट आप बाहर वाला अगर कोई भी अगर आपको हेल्प कर देता है ना, तो आपके मुंह से थैंक यू आ जाता है या थैंक्स आ जाता है। बट एक टीचर जो कि आपके लिए सब कुछ छोड़कर वीडियो बना रहा है, जिससे आपको पूरा सेकंड रूप आपको हेल्प होगा, बट आपको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे डर लग रहा है या क्या लग रहा है पता नहीं। आप थैंक यू नहीं बोल पाते हैं कमेंट में, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जिससे हमको पैसा मिल जाएगा। कोई भी गुरु दक्षिणा है ना, आपको ऐसे नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप, मैं तो कोई गुरु दक्षिणा आपसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं मांग रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच पाएगा। बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए ना, हम फ्री में दे रहे हैं, हमारा सब्सक्राइब देखिए। जो पेड दे रहे हैं उनका सब सब्सक्राइब देखिए। हायर वाला पॉपुलरिटी टीचर है, हम तो फ्री में दे रहे हैं ना, हम कभी भी पॉपुलरिटी नहीं हो पाएंगे। हम भी फ्री में नहीं देंगे। जब आपको हमारा केयर नहीं लगता है, तो हमको क्यों केयर लगेगा आपका? अच्छा नहीं लगता है इसे। हम आपको हमारा स्टूडेंट मान रहे हैं, हमारा छोटा भाई या बहन जैसे मान रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं दे रहे हैं। अगर वीडियो देखें, कमेंट कहाँ है? अच्छा सा कमेंट कहाँ है? सर हमको ये चाहिए, वो चाहिए, दे दीजिए। कब देंगे, कब कंप्लीट होगा, सब कुछ आपको चाहिए। बट हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मोटिवेशन नहीं चाहिए। बाहर वाला कुछ भी होता है तो सब कुछ वहाँ पे थैंक्स बोल देते हैं। अगर कोई भी एक, क्या बोलते हैं, अगर कोई पेन अगर आपको दे देता है तो आप थैंक्स भाई या थैंक्स सब कुछ बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। बट इतना एक टीचर सब काम छोड़ के आपके लिए फ्री में सब कुछ बना रहा है। इवन बुक को आपको फ्री में दे दिए हैं, सबसे पहले भी दे रहे हैं आपको। कोई भी अगर देखें टीचर अभी तक अच्छे से रिवीजन नहीं छोड़ रहा है, अभी भी नहीं आएगा रिवीजन, आएगा 1 महीना कंप्लीट करने के लिए, 2 महीना लग जाएगा आपको। बट हम स्पीड में बना रहे हैं आपके लिए, बट आपके तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा है। हम जब देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे व्यू तो छोड़िए, अच्छा अच्छा कमेंट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है स्टूडेंट ही नहीं देख रहे हैं। तो स्टूडेंट नहीं देखेंगे तो हम किन के लिए बनाएंगे? अच्छा नहीं लग रहा है सीरियसली। आप इसको शेयर करिए ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम बना रहे हैं, हमारा स्टूडेंट देख रहे हैं। पुराना स्टूडेंट अगर देखेंगे जो पास करके ऑलरेडी ये बन चुके हैं, वो देखेंगे तो देखिए आप, बहुत सारे स्टूडेंट उनका नाम भी पता है हमको, क्योंकि वो ऐसे ही कमेंट देते थे। कोई भी अगर वीडियो जाता था ना, पहले उनका कमेंट आता था, लगता था कि हाँ कुछ स्टूडेंट है हमको सपोर्ट करने के लिए। बट अभी लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है सपोर्ट करने के लिए, ओनली उनका बेनिफिट के लिए वो देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। 50% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और क्या आपको बेनिफिट चाहिए? आपको जैसे पूरा लेक्चर मिल रहा है, 1600 क्वेश्चन है एंड डिटेल में रिवीजन मिल रहा है, बट आप लोग उसको अगर मान रहे हैं कि वो बेनिफिट नहीं है आपके लिए। एंड जो कोई भी हेल्प कर देता है बाहर में, तो उसको थैंक यू बोल देते हैं। कोई भी अगर कहाँ से दुकानदार से कुछ भी अगर खरीदते हैं, तो वो जब पैसा दे देता है, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं? थैंक यू भैया, थैंक्स भैया। बट हम कोई भी बेनिफिट आपके लिए नहीं दे रहे हैं, कमेंट कुछ भी नहीं हम डिजर्व करते हैं अच्छा कमेंट। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो भी सही लगेगा तो उसी हिसाब से आप दीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलो, चैप्टर नंबर 20 है, जो कि है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस। चलो चलिए शुरू करते हैं।
तो आ जाइए लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या लाइबिलिटी बनेगा, कुछ स्पेशल सिचुएशन में क्या क्या लाइबिलिटी बनेगा। तो चलो देख लेते हैं, बहुत सारा सिचुएशन दिया होगा जहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगा, तो उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा। तो पहला है सेक्शन नंबर 85 है, लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस तो वहाँ पे कैसे लाइबिलिटी आपका क्रिएट होगा एंड कैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अराइजिंग प्रायर टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पे जो भी ट्रांसफरर है एंड ट्रांसफरी दोनों जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। जो पुराना बिजनेस जो भी ओनर था, नया बिजनेस ओनर मीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफर दोनों यहाँ पे लाइबल हो जाएंगे जॉइंटली सेपरेटली। इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी अराइजिंग पोस्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद जो भी लाइबिलिटी होगा तो वहाँ पे ओनली ट्रांसफरी जो नया बिजनेस वो लाइबल हो जाएगा। इफ ही इज ए रजिस्टर्ड पर्सन तो वहाँ पे उसको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है अगर ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस। उसका दूसरा सिचुएशन एजेंट प्रिंसिपल के टाइम कौन लाइबल होगा, तो यहाँ पे एजेंट जो भी सप्लाई या रिसीव करेगा टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वहाँ पे दोनों एजेंट या प्रिंसिपल, तो वहाँ पे दोनों जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे टू पे टैक्स ऑन सच गुड्स अंडर दिस एक्ट। उसके बाद 87 है लाइबिलिटी इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनी। तो अमालगमेशन या मर्जर के सिचुएशन क्या होगा, इफ मर्जर इज इफेक्टिव फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट, तो पुराना डेट से अगर इफेक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन बिटवीन अमालगमेटिंग या मर्जिंग कंपनीज एंड अमालगमेटेड या मर्ज कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ होल्डिंग मर्जर, तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा एंड फॉर दिस कंपनीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट। तो यहाँ पे जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट होगा, ठीक है, पुराना डेट से अगर अमेंडमेंट होगा, यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा है बट ये पुराना डेट से अमेंडमेंट हो रहा है, तो इस पीरियड के लिए कौन लाइबल होगा, तो उस पीरियड के लिए इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर टू दी डेट ऑफ अपहोल्डिंग मर्जर, तो वहाँ पे लाइबल हो जाएंगे सेपरेटली, उसको लाइबल हो जाएंगे एंड सेपरेट कंपनी उनको मानेंगे एंड सेपरेटली लाइबल हो जाएंगे दोनों कंपनीज, ठीक है, दोनों कंपनी के हाथ में सेपरेटली वो लाइबल हो जाएंगे। उसके बाद 88 है लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा तो वहाँ पे क्या रहेगा लाइबिलिटी, तो जो भी लिक्विडेटर ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव इंटीमेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द कमिश्नर विद इन 30 डेज ऑफ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे जो लिक्विडेटर है वो यहाँ पे इंटीमेशन देगा उसका अपॉइंटमेंट का किसको, कमिश्नर को विद इन 30 डेज। तो जब अपॉइंटमेंट लेगा तो उसका 30 डेज के अंदर वो अप्लाई करेगा किसको, कमिश्नर को, बोलेगा कि हम अपॉइंटमेंट हो गए हैं। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, नोटिफाई करेगा जो भी पैसा है गवर्नमेंट का टैक्स के लिए 3 मंथ के अंदर वो जितना अमाउंट सफिशिएंट होगा फॉर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए वो कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी होगा, अगर वो बंद हो जाता है उंड ऑफ अगर हो जाएगा तो वहाँ पे जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर, अगर वो रिकवर नहीं होता है तो जो भी एवरी डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर व्हिच टैक्स वाज ड्यू शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो जाएंगे जो भी डायरेक्टर है। बट अगर डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी लाइबल नहीं होगा, अगर वो प्रूव्स कर देंगे कि जो भी कमिश्नर को नॉन रिकवरी कैन नॉट बी अट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लेक्ट ऑन हिज पार्ट, अगर उनका कोई भी गलती नहीं होगा, अगर वो प्रूव कर देंगे तो वहाँ पे वो लाइबल नहीं होंगे। उसके बाद 89 है लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है वो जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे जो भी ड्यूज अगर रिकवर नहीं होता है कंपनी से, ऑनलेस अगर डायरेक्टर प्रूव कर देते हैं कि नॉन रिकवरी उनका कोई भी गलती नहीं है तो वहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा। बट अगर प्राइवेट कंपनी से कन्वर्ट हो जाएगा पब्लिक कंपनी तो वहाँ पे वो डायरेक्टर लाइबल नहीं होंगे। बट अगर यहाँ पे पेनल्टी जो भी है पर्सनल है वो लाइबल हो जाएंगे, पर्सनल पेनल्टी तो उनको देना पड़ेगा डायरेक्टर को। उसके बाद सेक्शन नंबर 90 है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर का फार्म टू पे टैक्स। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या रहेगा, तो वेयर एनी फार्म इज लाइबल टू पे एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी द फार्म और ईच पार्टनर, तो वहाँ पे लाइबल हो जाएंगे जॉइंटली एंड सेवरली फॉर सच पेमेंट के लिए। बट अगर कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा ऑफ हिज रिटायरमेंट टू द कमिश्नर, ठीक है, अगर विद इन 1 मंथ के अंदर उसको रिटायरमेंट इंटीमेशन देना पड़ेगा तो वहाँ पे वो ओनली लाइबल हो जाएगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर वो 1 मंथ के अंदर वो बता देता है, इंटीमेशन दे देता है कमिश्नर को, बट अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है 1 मंथ के अंदर तो वहाँ पे लाइबल हो जाएगा टिल सच इंटीमेशन। इंटीमेशन जब तक रिसीव नहीं करा है कमिश्नर तब तक वो लाइबल हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर होता है तो 1 मंथ के अंदर यहाँ पे कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा। बट अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है तो अगर 1 मंथ के अंदर अगर इंटीमेशन दे देता है तो वहाँ पे वो इस डेट तक वो लाइबल के लिए लाइबल हो जाएगा जो भी ड्यूज है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बट अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ पे इंटीमेशन देता है जो कि आफ्टर 1 मंथ, तो वहाँ पे अप टू इतना तक वो लाइबल हो जाएगा। तो इंटीमेशन दे देना सबसे भला रहेगा। उसके बाद 91 है लाइबिलिटी ऑफ गार्डियंस एंड ट्रस्टीज। तो लाइबिलिटी क्या रहेगा गार्डियन ट्रस्टी का। तो इफ ए बिजनेस अगर कैरिड ऑन बाय ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन तो वहाँ पे गार्डियन या एजेंट या ट्रस्टी वो लाइबल हो जाएगा। एंड गार्डियन ट्रस्टी और एजेंट लाइबल इन द मैनर आज माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन इज लाइबल, जैसे माइनर लाइबल होता है वैसे उसका गार्डियन वो लाइबल हो जाएंगे या ट्रस्टी लाइबल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 92 है यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट और वार्ड्स। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहेगा कोर्ट और वार्ड्स का, वेयर द स्टेट और एनी पर्सन ऑफ द स्टेट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन गोइंग ए बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, अगर लाइबल होता है कोई भी स्टेट या पर्सन ऑफ द स्टेट अगर वो लाइबल होता है तो वहाँ पे अंडर द कंट्रोल, अगर वो कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स है
या एडमिनिस्ट्रेटर है या जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या ऑफिशियल ट्रस्टी या एनी अदर रिसीवर या मैनेजर के अंदर कंट्रोल है, तो वहाँ पे जो भी अमाउंट रिकवर गवर्नमेंट कहाँ से करेगा, वो वार्ड एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या ऑफिशियल जिसके पावर जहाँ पे है, कंट्रोल जहाँ पे, वहाँ से वो रिकवरी हो जाएगा। उसके बाद है 93 में स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग लाइबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन सर्टेन केसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल डेथ हो जाता है तो वहाँ पे अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी छोड़िए, होयर ए पर्सन अगर लाइबल हो जाता है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए, तो वहाँ पे अगर उसका बिजनेस, अगर उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, तो वहाँ पे वो लाइबल हो जाएगा, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पूरा लाइबल हो जाएगा। बट अगर वो उसका जो बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है आफ्टर डेथ, मीन्स उसका बिजनेस नहीं चला रहा है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली लाइबल होंगे जितना उसका बिजनेस से मिलेगा, ठीक है, उतना बिजनेस। अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो लाइबिलिटी देने के लिए लाइबल हो जाएगा उसका सन या डॉटर, लाइबल हो जाएगा। बट अगर उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो वो तो लाइबल नहीं होंगे, उनका बिजनेस से जितना मिलेगा उतना के लिए लाइबल होंगे ओनली, ठीक है। इनकेस अगर पार्टीशन हो जाता है HUF AOP, तो वहाँ पे जो भी मेंबर या ग्रुप वो जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। या अगर डिजोल्यूशन ऑफ फार्म हो जाता है तो वहाँ पे जो भी पार्टनर ऑफ द फार्म डिजोल्यूशन के टाइम, तो वहाँ पे वो जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। या अगर टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप या ट्रस्टीशिप अगर वो टर्मिनेशन हो जाता है, तो वहाँ पे बेनिफिशियरी शैल बी लाइबल टू पे अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट from the taxable person up to the time of termination of the guardianship or trustee, whether such tax interest penalty has been determined before such termination और guardianship के बाद अगर वो लाइबल होते हैं, ठीक है। डिटरमाइन कब होगा पता नहीं है, बिफोर हो सकता है, बाद में हो सकता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट वो लाइबल हो जाएंगे जो भी गार्डियनशिप या ट्रस्टी जो भी लिया है, ठीक है। उसके बाद है 94 जो कि लास्ट सेक्शन है, ये लाइबिलिटी इन अदर केस। तो यार अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी पेबल बाय फार्म ऑफ एसोसिएशन और फैमिली अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है, जो भी डिटरमाइंड होगा इफ सच डिसकंटिन्यूड हैज टेकन प्लेस, ठीक है। जैसे वो डिसकंटिन्यूड टेकन प्लेस ही नहीं हुआ था, जैसे वो बिजनेस का जो भी टैक्स लाइबिलिटी जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे डिटरमाइन हो जाएगा। एवरी पर्सन जो भी एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस वाज ए पार्टनर ऑफ सच फार्म और ए मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और फैमिली, वो जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे पेमेंट ऑफ सच अमाउंट के लिए, ठीक है। जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे पेमेंट के लिए। देयर विल बी अ जॉइंट सेवरल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर हो जाएगा फार्म और मेंबर AOP के लिए इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म AOP। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जॉइंट या सेवरल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा अगर यहाँ पे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हैं, तो हम इस चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पे 85 है अगर ट्रांसफर बिजनेस हो जाएगा, उसके बाद 86 एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, उसके बाद है 87 ने आपका अमलगमेशन डिमर्जर, 88 है आपका अगर लिक्विडेशन हो जाता है, उसके बाद 89 अगर डायरेक्टर का क्या होगा प्राइवेट कंपनी अगर कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद 90 है आपका अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फार्म के टाइम क्या रहेगा, 91 गार्डियन ट्रस्टी, 92 कोर्ट वार्ड्स का क्या रहेगा, 93 स्पेशल सिचुएशन अगर बिजनेस बंद हो जाता है, 94 है स्पेशल केसेस में अदर केस में क्या रहेगा लाइबिलिटी। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे पेनल्टीज ऑफेंसेस चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 21 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर को। चलो चलते हैं, तो हम जाएंगे सेक्शन नंबर 122 जो कि पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो बहुत सारा ऑफेंसेस है जहाँ पे पेनल्टी देने के लिए लाइबल हो जाएंगे, बहुत सारा ऑफेंसेस है। तो सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 में है होयर ए टैक्सेबल पर्सन अगर वो सप्लाई कर रहा है गुड सर्विसेज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, या इशू कर रहा है इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस इशू कर रहा है, या इशू कर रहा है एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे इशू कर रहा है इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी सब है बहुत सारा ऑफेंसेस दिया है, तो कोई भी अगर ऑफेंसेस करेगा तो वहाँ पे वो लाइबल हो जाएगा पेनल्टी देने के लिए। कितना परसेंट, 10,000 और 100% ऑफ टैक्स अमाउंट हुई एवर इज हायर, इतना अमाउंट पेनल्टी देने के लिए लाइबल हो जाएगा। और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, वो कलेक्ट कर रहा है टैक्स बट गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है 3 मंथ हो गया है, या वो कलेक्ट कर रहा है बाय फ्रॉड बट गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है 3 मंथ हो गया है, यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं कर रहा है या डिडक्ट कर रहा है लोअर रेट में, या गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे TCS कलेक्ट नहीं कर रहा है या अगर कलेक्ट कर रहा है लोअर रेट में या पेमेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद है यूटिलाइज कर रहा है या ITC अवेल कर रहा है विदाउट एक्चुअल रिसीव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फ्रॉडुलेंटली वो ऑब्टेन कर रहा है रिफंड ऑफ टैक्सेस अंडर दिस एक्ट, या टैक्स और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ITC इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, या फॉल्सिफाई कर रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रोड्यूस कर रहा है फेक डॉक्यूमेंट या फॉल्स रिटर्न फर्निश कर रहा है, या लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, या फर्निचर। इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है, ये चारों ही याद रखना है जो कि यूज होगा फॉर अरेस्ट के लिए। एंड आगे जो भी ये यूज होगा तो वहाँ पे हम याद करा देंगे जो जो यूज होगा पॉइंट, ठीक है। या फर्निशेस करा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, या ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट कर रहा है एनी ऑफिसर को डिस्चार्ज करने में उनका ड्यूटीज, या ट्रांसपोर्ट कर रहा है एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन्स यूएबल नहीं है बट ट्रांसपोर्ट कर रहा है,
उसके बाद सप्रेस कर रहा है, टर्नओवर को छुपा रहा है फॉर इवाजन ऑफ टैक्सेस के लिए, या फेल्स टू कीप मेंटेन एंड रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट और द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहा है, कीप नहीं कर रहा है या रिटर्न नहीं कर रहा है, या फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और फर्निशेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर, या सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है गुड्स जो कि लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, तो उसको वो पा रहा है, या इशू करा है एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग जीएसटीएन ऑफ अनदर पर्सन, तो अनदर पर्सन का जीएसटीएन यूज करके वो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। उसके बाद वो टैंपर कर रहा है, डेस्टर कर रहा है एनी मटेरियल एविडेंस या डॉक्यूमेंट, या वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है या टैंपर कर रहा है विथ एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन्ड सीज और अटैच। तो कोई भी अगर यहाँ पे गलती करेगा तो वहाँ पे 10,000 और 100% ऑफ द टैक्स विच वर इज हायर लग जाएगा पेनल्टी। और भी एक पेनल्टी है अगर स्पेसिफिकली जो कि है एक पर्सन अगर बेनिफिट लेता है, कौन सा है, I2I V2I एंड IX, तो अगर ये स्पेसिफिकली ये वाला एंड ये वाला एंड आपका ये वाला, तो ये चारों सेक्शन का अगर बेनिफिट, चारों पॉइंट का अगर बेनिफिट लेता है, जैसे वो सप्लाई कर रहा है विदाउट इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस इशू कर रहा है, विदाउट सप्लाई वो इनवॉइस इशू कर रहा है, या अगर वो ITC यूटिलाइज कर रहा है फ्रॉडली, या अगर वो ITC कॉन्ट्रावेंशन करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है IST वाला, तो ये चारों कॉन्ट्रावेंशन अगर पॉइंट करेगा तो वहाँ पे उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 100%, ठीक है, 100% पेनल्टी लग जाएगा जो भी टैक्स का अमाउंट। उसका नया आया है अगर कोई भी इको, यहाँ पे इको अगर कोई वायोलेशन कर रहा है, इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजन रिलेटेड टू सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड थ्रू इको बाय ऑन रजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन टैक्स पेयर, मीन्स इको के थ्रू अगर सप्लाई कर रहे हैं कोई भी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 20,000 और 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट, जो कि विच एवरेज हायर रहेगा। 20,000 मीन्स 10,000 CGST, 10,000 SGST और 100% ऑफ टैक्स अमाउंट विच एवरेज हायर। उसके बाद है सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 2, तो यहाँ पे अगर कोई भी अदर दैन फ्रॉड वाला है, ठीक है, अदर दैन फ्रॉड वाला है तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवरेज हायर। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट में, ठीक है, तो फ्रॉड पेनल्टी अगर होगा विच एवरेज हायर, ठीक है, तो ये जो केस है ये अगर अदर देन फ्रॉड वाला केस होगा, ये जहाँ भी केस सब कवर है, तो वहाँ पे अगर अदर देन फ्रॉड वाला केस होगा तो वहाँ पे 10,000 और 10% हुई वरीज हायर लगेगा पेनल्टी। बट अगर वो फ्रॉड वाला केस होगा तो वहाँ पे 10,000 और 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट हुई वरीज हायर लग जाएगा पेनल्टी। उसके बाद सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 3 में अगर कोई पर्सन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऑफेंसेस या पेनल्टीज में, बट वो हेल्प करता है थर्ड पार्टी अगर होगा, तो वहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा 25,000, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 123 है पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, तो हम पढ़ के आए हैं इसको रिटर्न चैप्टर में। अगर सेक्शन नंबर 150 में अगर आप इन्फॉर्मेशन रिटर्न अगर फर्निश नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 100 पर डे मैक्सिमम 5,000 लग जाएगा पेनल्टी। उसके बाद है सेक्शन नंबर 124 फाइन फॉर फेल्यूर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न स्टैटिस्टिक्स, तो ये था इन्फॉर्मेशन रिटर्न ऊपर वाला, बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाला है, तो यहाँ पे 10,000 और क्या रहेगा 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 लग जाएगा। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट नॉर्मली 10,000, अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होगा, कंटिन्यूसली आप डिफॉल्ट करते जाएंगे तो वहाँ पे 100 पर डे मैक्सिमम 25,000 तक लग जाएगा पेनल्टी। उसके बाद जनरल पेनल्टी, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है तो वहाँ पे आप अगर कोई भी फ्रॉड करते हैं तो वहाँ पे आप जनरल पेनल्टी में आ जाएंगे 25,000। उसके बाद है सेक्शन नंबर 126 जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, तो जनरल डिसिप्लिन से पेनल्टी शाल नॉट बी इम्पोज, पेनल्टी शाल नॉट बी इम्पोज अगर माइनर ब्रीच होगा, ठीक है, माइनर ब्रीच अगर होगा तो वहाँ पे पेनल्टी इम्पोज नहीं होगा अगर वो विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट होगा, मीन्स टैक्स का अमाउंट अगर लेस दैन 5,000 होगा जो कि इजीली रेक्टिफाइबल होगा, ठीक है, बट पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है। माइनर ब्रीच के लिए यहाँ पे पेनल्टी 5,000 से अगर कम होगा एंड इजीली वो रेक्टिफाइबल होगा एंड आपका जो भी इंटेंट वो फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा, बट आपको ऊपर अगर पेनल्टी लगता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 127 है पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पे होयर पीओ इज ऑफ द व्यू डैट एक पर्सन अगर लाइबल हो जाता है पेनल्टी के लिए एंड दी सेम अगर वो कवर नहीं होता है कोई भी प्रोसीडिंग्स में 62, 63, 64 या 73, 74, 129, 130 में, तो वहाँ पे वो इशू करेगा ऑर्डर लाइंग सच पेनल्टी आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो यहाँ पे पावर इम्पोज करा सकता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पेनल्टी इम्पोज करा सकता है, पावर है, बट अपॉर्चुनिटी देकर वो पेनल्टी इम्पोज करा सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 128 पावर टू वेब पेनल्टी और फी और बोथ, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वेब कर सकता है, मीन्स यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी उठा सकता है, ठीक है, पेनल्टी जो भी लगा है आपके ऊपर उठा सकता है, उसके पास पावर है। उसके बाद है ये जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है 129 डिटेंशन और सीजर और रिलीज ऑफ गुड्स और कन्वेंस इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे वो गुड्स को सीज या डिटेन कर सकता है या कन्वेंस को यहाँ पे डिटेन कर सकता है, ठीक है, रोक सकता है। वेयर एनी पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है या स्टोर कर रहा है एनी गुड्स वेयर दे आर इन ट्रांजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, तो वहाँ पे सच गुड्स या कन्वेंस को वहाँ पे लाइबल हो जाएगा, डिटेंशन या सीज करने के लिए लाइबल हो जाएगा। डिटेंशन जब हो जाता है तो वहाँ पे कब रिलीज होगा, तो रिलीज होने के लिए क्या क्या यहाँ पे करना पड़ेगा जो भी ओनर को, तो वहाँ पे अगर ओनर आ जाता है रिलीज करने के लिए, कम्स फॉरवर्ड अगर आ जाता है एंड पेमेंट करने के लिए पेनल्टी,
तो वहाँ पे नॉर्मल केस में 200% टैक्स पेबल अगर दे देगा तो वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। बट अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है जो कि यहाँ पे रिटर्न हुआ पड़ा है तो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा उसको 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस अगर ओनर आता है। बट अगर ओनर नहीं आता है पेमेंट करने के लिए तो वहाँ पे कितना दिन के अंदर नहीं आता है, 14 डेज के अंदर अगर ओनर नहीं आता है तो वहाँ पे नॉर्मल केस में पेमेंट करना पड़ेगा उसको 50% वैल्यू ऑफ गुड्स। वो था 200% टैक्स था, 200% ऑफ टैक्स था, बट यहाँ पे 50% ऑफ वैल्यू, जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स है और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर उसको देना पड़ेगा। या अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स होगा तो उसको 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 व्हिच एवर इज लेस उसको देना पड़ेगा छुड़ाने के लिए, ठीक है, अगर नहीं आता है। उसके बाद उसको एक फर्निश करना पड़ेगा सिक्योरिटी जो कि 100% ऑफ अमाउंट पेबल, तो 100% ऑफ अमाउंट पेबल उसको सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा। गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज आफ्टर सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर टू द टैक्स ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे जो भी गुड्स है वो गुड्स या कन्वेंस वो डिटेन होगा या सीज होगा आफ्टर ऑर्डर ऑफ डिटेंशन या सीजर देने के बाद ट्रांसपोर्टर को, तभी जाकर यहाँ पे सीज या डिटेन होगा। उसके बाद है द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग गुड्स और कन्वेंस एक इशू करेगा नोटिस विद इन 7 डेज ऑफ सच डिटेंशन एंड पास करेगा ऑर्डर विद इन 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक इशू करेगा नोटिस विद इन 7 डेज एंड ये पास करेगा ऑर्डर 7 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और पेमेंट ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी शैल बी इम्पोज आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद पेनल्टी इम्पोज होगा ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट रेफर्ड अंडर सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 1 ऑल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। तो यहाँ पे अगर ये जो भी है लगा देता है यहाँ पे छुड़ाने के लिए जो भी अगर पेमेंट कर देगा तो वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग सब कुछ यहाँ पे उठ जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। where the transporter or the owner of goods fails to pay the amount of penalty within 15 days, अगर वो 15 डेज के अंदर नहीं दे पाते हैं जो भी पेनल्टी, अगर पेरिसेबल या हाजरियस गुड्स है तो वहाँ पे रिड्यूस पीरियड जो भी पीओ बोलेगा वो रिड्यूस पीरियड के अंदर अगर नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे सच रिटर्न गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा रिकवरी करने के लिए पेनल्टी। एंड कन्वेंस रिलीज हो जाएगा जब वो पेमेंट कर देगा पेनल्टी 1 लाख और पेनल्टी व्हिच एवर इज लेस अगर पेनल्टी पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर है इन केस ऑफ कॉन्साइनमेंट ऑफ गुड्स देन आइदर कॉन्साइनर और कॉन्साइनी शुड बी डीम टू बी ओनर। तो यहाँ पे कॉन्साइनमेंट ऑफ गुड्स अगर होगा तो वहाँ पे कॉन्साइनी या कॉन्साइनर उनको मानेंगे डीम टू बी ओनर। इन केस ऑफ अदर केस पीओ वो डिटरमाइन करेगा ओनर कौन बनेगा गुड्स का, ठीक है, अदर केस में पीओ डिटरमाइन करेगा कौन ओनर बनेगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 130 है कॉन्फिसिकेशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। तो यहाँ पे कॉन्फिसिकेशन कर सकते हैं गुड्स या कन्वेंस को। हम ऊपर वाला पढ़े थे 129 डिटेंशन है बट 130 है कॉन्फिसिकेशन, ठीक है, उठा के ले सकते हैं, ठीक है। इफ एनी पर्सन अगर सप्लाई या रिसीव कर रहा है कोई भी कॉन्फर्मेशन ऑफ द एक्ट करके डिवीजन टैक्स करने के लिए या कोई भी नॉट अकाउंटिंग फॉर एनी गुड्स बट यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए यहाँ पे लाइबल हो जाता है, या सप्लाई कर रहा है गुड्स विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, या कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है कोई भी प्रोविजन फॉर द इंटेंट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस, या यूज कर रहा है कॉन्वेंस एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है, कोई भी अदर कॉन्वेंस को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला अगर कोई भी यहाँ पे डिफॉल्ट करता है देन ऑल सच गुड्स और कॉन्वेंस वो लाइबल हो जाएगा कॉन्फिसिकेशन करने के लिए एंड जो भी पर्सन है वो लाइबल हो जाएगा पेनल्टी के लिए, 122 में पेनल्टी लग जाएगा। एंड द कॉन्वेंस शैल नॉट बी कॉन्फिसिकेटेड वेयर ओनर ऑफ द कॉन्वेंस प्रूव दैट इट इज विदाउट हिज नॉलेज। तो यहाँ पे कॉन्फिसिकेशन नहीं होगा कॉन्वेंस अगर रियल ओनर आकर वो प्रूव कर देगा कि मेरा नॉलेज नहीं था, यहाँ पे वो जो गलत यूज के लिए वो जो कॉन्वेंस यूज हो रहा था ट्रक या बस अगर गलत यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा था तो वहाँ पे प्रूव करके वो ले सकता है, ठीक है। उसके बाद इफ गुड्स या कॉन्वेंस अगर कॉन्फिसिकेटेड हो जाता है तो वहाँ पे पीओ वो ऑप्शन देगा ओनर को पे करने के लिए फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिसिकेशन। कॉन्फिसिकेशन के बदले में यहाँ पे ऑफर कर सकता है कि आप फाइन दे दीजिए एंड ले जाइए, कोई भी कॉन्फिसिकेशन नहीं होगा। फाइन कितना लगेगा, लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि लेस करेगा एंड पेनल्टी डिसाइडेड बाय पीओ व्हिच एवर लोअर, उतना अमाउंट अगर दे देगा तो वहाँ पे कॉन्फिसिकेशन नहीं होगा, उस रिलीज कर लेंगे, ठीक है। फिर हाउएवर एग्रीगेट ऑफ द फाइन और पेनल्टी लेविएबल शैल बी मोर देन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो यहाँ पे एग्रीगेट जो भी फाइन पेनल्टी वो मोर देन होना चाहिए पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 129 से ज़्यादा पेनल्टी होना चाहिए ये फाइन एंड पेनल्टी मिलकर। Where the conveyance is used for hire या owner of the conveyance shall be given to option to pay in lieu of confiscation of any conveyance a fine 100% of tax payable। अगर यहाँ पे conveyance अगर यूज हो रहा था कोई भी भाड़े में अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पे ओनर को यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 100% फाइन दे दीजिए तो आपका conveyance आपको दिया जाएगा। PO adjudicating confiscation shall take and hold possession of confiscated goods on behalf of the government and every officer of police assist। तो यहाँ पे पुलिस असिस्ट करेगा। इफ पीओ इज सेटिस्फाइड दैट कॉन्फिस्केटेड गुड्स या कन्वेंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसीडिंग्स देन ही शैल आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम विद नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन डिस्पोज द गुड्स एंड डिपोजिट द सेल प्रोसीड विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर पीओ अगर सेटिस्फाई होता है कि जो भी कॉन्फिस्केटेड गुड्स या कन्वेंस अगर नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोसीडिंग्स नहीं है तो वहाँ पे वो 3 मंथ देगा ओनर को फाइन देने के लिए। अगर 3 मंथ के अंदर नहीं आता है ओनर तो उसको वो सेल करके जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को दे देगा। उसके बाद है 131 दिया है कि कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफियर विथ अदर पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो भी
कॉन्फिस्केशन या पेनल्टी वो इंटरफियर नहीं होगा अदर पनिशमेंट के साथ। तो नो कॉन्फिस्केशन मेड और पेनल्टी इम्पोज ऑन जीएसटी शैल प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ एनी अदर पनिशमेंट। तो अगर यहाँ पे कॉन्फिस्केशन के लिए जो भी या पेनल्टी अगर यहाँ पे इम्पोज होता है तो वो प्रिवेंट नहीं करेगा, अदर जो भी पनिशमेंट वो लगना चाहिए अगर वो लगेगा। अगर यहाँ पे कॉन्फिस्केशन हो जाता है तो आप नहीं बोलेंगे कि कॉन्फिस्केशन हो गया तो हमारे ऊपर और कोई प्रोविजन नहीं लगेगा, वो लगेगा अपने पास है वो लगेगा, जैसे सीपीसी का एक्ट भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 132 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहाँ पे पनिशमेंट है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस के लिए। तो यहाँ पे दिया है कि whoever commit any of the following offenses, कोई भी अगर यहाँ पे any of the following offenses commit करेगा, जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस विद द इंटेंट टू इवेट टैक्स या इशू ऑफ एनी इनवॉइस और बिल विदाउट एक्चुअल सप्लाई, जो कि आईटीसी ज़्यादा आप रॉन्गली अवेल करेंगे या रिफंड ऑफ टैक्स क्लेम करेंगे, या अवेल आईटीसी कर रहे हैं यूजिंग द इनवॉइसेस, जो कि ऊपर वाला मीन्स विदाउट एक्चुअल सप्लाई करके आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं, या फ्रॉडुलेंटली आईटीसी अवेल कर रहे हैं विदाउट इनवॉइस, या कलेक्शन कर रहे हैं टैक्सेस विदाउट पेमेंट टू द गवर्नमेंट विद दिन 3 मंथ हो गया है आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या इवेट कर रहे हैं टैक्स फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रहे हैं आईटीसी, और रिफंड ऑफ एनी ऑफेंसेस रिफंड यहाँ पे कर रहे हैं कोई भी ऑफेंसेस करके, या फॉल्सिफाई कर रहे हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड या प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर वो हट गया है, ये तीनों हट गया है। जो बैलेंस बचा है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। या एक्वायर कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एनी गुड्स व्हिच इज रीजन टू बिलीव लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, कोई भी गुड्स या व्हीकल अगर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन होने वाला है बट उसको आप परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर लग जाएगा पेनल्टी। एंड रिसीव कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज व्हिच हैज़ रीजन टू बिलीव इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, या अटेम्प्ट कर रहे हैं या अबेट कर रहे हैं दी कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ये ऊपर वाला ऑफेंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाला ऑफेंस अगर होगा तो वहाँ पे आपके ऊपर लग जाएगा फाइन एंड पेनल्टी लग जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी टैक्स कवर्ड या इरोनियस रिफंड या आईटीसी जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऊपर वाला जो भी इन्वॉल्व है टैक्सेस या आईटीसी अगर रॉन्गली अवेल कर रहे हैं, या आउटपुट टैक्स ज़्यादा आप क्लेम कर रहे हैं, या अगर रिफंड अगर क्लेम कर रहे हैं, तो कोई भी अगर यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट लगेगा 6 मंथ टू 5 ईयर तक, जो कि कवर हो जाता है 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में। एंड क्लॉज 2 में 2 आई में क्या कवर होता है, 2 करोड़ से अगर 5 करोड़ तक है तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 69 में अरेस्ट वाला सेक्शन में पढ़ के आए थे। यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ तक अगर होगा तो वहाँ पे 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक, जो कि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद नया है कि, नया नहीं है पुराना है, थर्ड क्लॉज में यहाँ पे है कि ओनली फॉर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के लिए ओनली, तो पॉइंट बी कहाँ गया, तो यहाँ पे पॉइंट बी यही है, अगर आप इशू करते हैं इनवॉइस, इशू कर रहे हैं इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई, ठीक है, इशू कर रहे हैं इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई, तो वहाँ पे क्या होगा, मीन्स अगर आप इशू कर रहे हैं इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई लीडिंग टू रॉन्गली आप आईटी से क्लेम कर रहे हैं या रिफंड कर रहे हैं, एंड उस अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ तक है तो वहाँ पे लगेगा 6 मंथ टू 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट लगेगा एंड फाइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद ई पे पर्सन अगर कमिट कर रहा है कोई भी ऑफेंस इन क्लॉज एफ, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फाइन 6 मंथ तक, इम्प्रिजनमेंट जेल होगा 6 मंथ तक। तो कौन सा वाला पॉइंट है, एफ वाला पॉइंट, मीन्स फॉल्सिफाई कर रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है, फॉल्सिफाई अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड करेगा तो वहाँ पे 6 मंथ तक उसको लगेगा इम्प्रिजनमेंट। एंड रिपीटेटिव अगर ऑफेंस करेगा तो वहाँ पे 6 मंथ टू 5 ईयर तक। ऑल ऑफेंसेस जो भी दिया हुआ है वो सब नॉन कॉग्निजेबल मीन्स बेलेबल है, ओनली वेयर द अमाउंट एक्सीड 5 करोड़ एंड जो भी इंस्टांसेस है वो ए टू डी वाला है। ठीक है, ए टू डी वाला अगर होगा एंड वो 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो बन जाएगा ये 5 वाला, ऑलरेडी हम 69 सेक्शन में बता के आ चुके हैं। अगर ये ए टू डी वाला होगा एंड वो 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो कॉग्निजेबल वाला ऑफेंस मीन्स बड़ा ऑफेंस है जहाँ पे बेल आपको नहीं मिलेगा। उसको छोड़कर जो भी है वो सब कुछ बेलेबल है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद सेक्शन नंबर 133 है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्सन। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहेगा ऑफिसर का, ठीक है, ऑफिसर्स का क्या रहेगा लाइबिलिटी, तो यहाँ पे वेयर एनी पर्सन एंगेज इन द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या जो भी जीएसटी में एंगेज है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में एंगेज है, तो वहाँ पे वो अगर विलफुली अगर डिस्क्लोज कर देते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज कर देते हैं पब्लिकली तो वहाँ पे फाइन अप टू 25,000 एंड इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक लग सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे वो प्रूफ दे देते हैं कि वो सही है तो वहाँ पे नहीं लगेगा फाइन या इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद है सेक्शन नंबर 134 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, या नो कोर्ट इंफीरियर ऑफ दैट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई टू सच ऑफेंसेस। तो यहाँ पे जो भी सब कुछ कॉग्निजेंस जब होगा तो वहाँ पे सब कुछ पावर आ जाता है कमिश्नर के पास, एंड कोर्ट कोई भी यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है कोई भी ऑफेंस के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट in any proceedings of any offense requires a culpable mental state
ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट बट अक्यूज पर्सन कैन प्रूव कॉन्ट्ररी। तो यहाँ पे कॉल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन और मोटिव, नॉलेज ऑफ ए फैक्ट एंड रीजन टू बिलीव ऑफ ए फैक्ट। तो यहाँ पे कोई भी प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कोई भी प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस वो नहीं मानेंगे जब तक उसका हम नहीं प्रूव करेंगे कि वो इंटेंशन था उसका वो जो केस करने के लिए, या मोटिव था या नॉलेज था। मीन्स कोई भी पर्सन को हम मानेंगे अक्यूज कब, अगर वो उसका इंटेंशन खराब है या मोटिव खराब है या नॉलेज जानबूझ कर कोई भी खराब काम कर रहा है, तभी जाकर हम उसको अक्यूज मानेंगे। बट अगर कोई पर्सन को हम अक्यूज, जब तक वो मोटिव उसका नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम अक्यूज नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे वही बोला है, हम अक्यूज मानने के लिए उसका कॉल्पेबल मेंटल स्टेट होना चाहिए, मीन्स उसका मोटिव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर हम उसको मानेंगे अक्यूज पर्सन। बट उसके पास पावर है, वो चाहे तो दूसरा वो प्रूव कर सकता है कि मेरा नॉलेज नहीं था या मैं अक्यूज नहीं हूँ, तो प्रूव कर सकता है। ये सब नहीं आता है, हम डाल दिए सब कुछ सेक्शन नंबर 136, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। जो भी स्टेटमेंट मेड और साइंड बाय ए पर्सन ऑन अपियरेंस इन रेस्पॉन्स टू ए समवन शैल बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग ऑफ ट्रूथ ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट है वो सब कुछ वैलिड है। ठीक है, वैलिड है व्हेन सच पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट इज डीड और कैन नॉट बी फाउंड। तो अगर कोई पर्सन अगर वो फाउंड नहीं होता है तो उसका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी साइन किया है, उसको हम ले सकते हैं पर डिसीजन के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 137 है ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस अगर कमिट करता है कंपनी, तो वहाँ पे जो भी पर्सन इंचार्ज एज वेल एज जो भी कंपनी, वो लाइबल हो जाएंगे, गिल्टी एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। वेयर एन ऑफेंस अगर कमिटेड करता है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इन डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, तो वहाँ पे वो डीम टू बी गिल्टी एंड पनिश अकॉर्डिंगली, जो भी डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी वो लाइबल हो जाएंगे। उसके बाद ऑफेंसेस बाय एलएलपी, फार्म, एचयूएफ ट्रस्ट, तो वहाँ पे पार्टनर या करता है या मैनेजिंग ट्रस्टी वो पनिशेबल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 138 है जो कि है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो एनी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वो कंपाउंड हो सकता है। मीन्स उसका ऑल्टरनेटिव मीन्स कंपाउंड मीन्स उसके बदले में फाइन देकर वो छुटकारा पा सकता है, कंपाउंडिंग हो सकता है। जो भी कंपाउंड करेगा कमिश्नर ऑन पेमेंट ऑफ जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट बाय अक्यूज पर्सन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर कंपाउंडिंग अमाउंट अगर वो दे देगा तो वहाँ पे वो उसके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग कर सकता है, जहाँ पे उसके ऊपर कोई भी फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा अगर वो कंपाउंडिंग फी दे देगा। तो जहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ सिचुएशन है जहाँ पे कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पर्सन अगर वो एक बार कमिट कर देता है, जो भी ऑफेंसेस हम पढ़ के आए हैं 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एफ एच आई, तो ये चारों में अगर कोई भी ऑफेंसेस अगर वो कर लेता है या ऑफेंसेस अंडर 132 क्लॉज आई में, तो वहाँ पे वो अगर एक बार अलाउ हुए, दूसरा वाला अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर एक बार कर चुका है, यहाँ पे ये वाला कमिटेड कर चुका है ऑफेंसेस ए एफ एच आई एल, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ए एफ, ये वाला एच आई एंड एल, ये पांचों अगर एक बार वो ऑफेंसेस कर चुका है, दोबारा अगर वो चाहता है ऑफेंस करके बोल रहा है कि कंपाउंडिंग करना चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा। एक बार अलाउ होता है करने के लिए, दोबारा अगर करके वो चाहता है कंपाउंडिंग करने के लिए, नहीं हो पाएगा जो भी ऑफेंसेस है। दूसरा है कि अगर कोई भी पर्सन अगर वो अक्यूज कर रहा है फॉर कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 132 क्लॉज बी वाला अगर एक बार भी अगर करता है तो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। एक बार बी वाला क्या है, अगर वो इशू कर रहा है इनवॉइस विदाउट सप्लाई, इशू करा इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई, अगर एक बार भी अलाउ नहीं होता है, कंपाउंडिंग नहीं चलेगा ये अगर बी वाला पॉइंट एक बार भी करेगा। उसके बाद एक पर्सन अगर कॉन्विक्टेड हो जाता है कोई भी ऑफेंस ऑफ एनी एक्ट और कोर्ट अगर वो कॉन्विक्ट कर रहा है एक बार, तो वहाँ पे नहीं होगा। या एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन जो कि ऑफेंसेस आज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी गवर्नमेंट अगर प्रेस्क्राइब करेगा, तो वहाँ पे अगर कोई भी ये वाला ऑफेंसेस, कौन सा सिचुएशन है ये वाला, 1 2 3 4, अभी 4 बचा है, ये चारों सिचुएशन में कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा। तो ए एफ एच आई एल वाला अगर एक बार करेगा दोबारा नहीं अलाउ होगा। बी वाला अगर विदाउट सप्लाई अगर इनवॉइस इशू करेगा तो नहीं चलेगा। उसके बाद है अगर कोई भी अदर एक्ट में अगर वो कन्विक्ट करता है, मीन्स कोर्ट उसको कन्विक्ट करता है, नहीं चलेगा। उसके बाद है कोई भी अदर जो भी पर्सन वो कन्विक्ट अगर करेगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा कंपाउंडिंग। एनी कंपाउंडिंग अलाउड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर एनी अदर लॉ। तो यहाँ पे अगर इस एक्ट में अगर कंपाउंडिंग हो जाता है तो वहाँ पे दूसरा एक्ट में अगर कोई भी कंपाउंडिंग का प्रोविजन अफेक्ट नहीं करेगा, तो दूसरा एक्ट में अगर वो लाइबल हो जाएगा कोई भी प्रोविजन के लिए, तो वहाँ पे उसको पेनल्टी लग जाएगा। कंपाउंडिंग अलाउड ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। तो कंपाउंडिंग कब होगा, अगर वो अमाउंट अगर पेमेंट करेगा। तो अमाउंट कितना पेमेंट करेगा, तो मिनिमम अमाउंट है 25% ऑफ टैक्स इनवॉल्व एंड मैक्सिमम अमाउंट है 100% ऑफ द टैक्स इनवॉल्व। तो 25 से लेकर 100% के अंदर वो जो भी अमाउंट उसको कंपाउंडिंग फी लगेगा, मिनिमम अमाउंट 25% एंड मैक्सिमम अमाउंट 100%, उसके अंदर जो भी उसको देना पड़ेगा कंपाउंडिंग फी। ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग अमाउंट डिटरमाइंड बाय कमिश्नर, तो यहाँ पे नो फर्दर प्रोसीडिंग्स यहाँ पे उसके ऊपर इनिशिएट नहीं होगा। और सेम ऑफेंसेस या एनी अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो वो बंद हो जाएगा, अगर चल रहा होगा तो वहाँ पे वो बंद हो जाएगा। उसके बाद चलो चलते हैं यहाँ पे अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर को। चलो
चैप्टर नंबर 22 है जो कि अपील्स एंड रिवीजन है। तो इसमें हम अपील कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। हम मेनली यहाँ पे अपील किस किस को कर सकते हैं, तो 4 अथॉरिटी है जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं। एक है अपीलेट अथॉरिटी, दूसरा है अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तीसरा है हाई कोर्ट, चौथा है सुप्रीम कोर्ट, और एक है रिविजनल अथॉरिटी। बट रिविजनल अथॉरिटी वो डिपार्टमेंट के तरफ से वो मेनली केस लेता है, ठीक है, वो मेनली वहाँ पे अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये चारों अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं। एंड चारों अथॉरिटी के लिए सेक्शन है, सेक्शन नंबर 107, 112, 117 एंड 118, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन मेनली इंपॉर्टेंट है। और एक है 118 जो कि है आपका रिविजनल अथॉरिटी। बट हम पहले यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो अपील जाएंगे, मीन्स अगर कोई भी डिसीजन आता है या ऑर्डर आता है, अगर आप उसका अगेंस्ट में है तो वहाँ पे आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। अपील कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सही है बट गलती से हमारे अगेंस्ट में आ गया है तो हम अपील करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपील में जा सकते हैं, अपील फाइल करें किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जाएंगे यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के पास। ए मतलब यहाँ पे है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये। एंड यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। उसके बाद आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कब जाएंगे, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या इसको हम अपीलेट अथॉरिटी बोलेंगे, ठीक है। पहले अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएंगे, उसके बाद दूसरा है रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम पूरा यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी का जो भी सब कुछ पढ़ने के बाद हम जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास, जाएंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। यहाँ पे आरसीसी जाएगा, ठीक है। बट डिपार्टमेंट चाहे तो जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के पास, यस, डिपार्टमेंट चाहे तो वहाँ पे अपील कर सकता है आफ्टर रिव्यू बाय कमिश्नर। कमिश्नर जब रिव्यू करेगा उसके बाद जा सकता है। टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे, 6 मंथ प्लस 1 मंथ यहाँ पे एक्सटेंशन मिल सकता है। एंड आरसीसी जाने के लिए टाइम लिमिट क्या है, 3 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर कोई भी वैसे सर्कमस्टेंसेस में तो वहाँ पे 1 मंथ ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर में जा सकते हैं क्या, ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर में भी जा सकते हैं, किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास। उसके बाद अदर मैटर भी जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट के केस में भी आप जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अपील फी क्या रहेगा, तो अपील फी मेनली डिपार्टमेंट के लिए कोई भी अपील फी नहीं रहेगा। बट अगर आरसीसी जाता है तो वहाँ पे प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट या अपील फी कुछ नहीं रहता है, बट प्री डिपोजिट रहता है, ठीक है। प्री डिपोजिट रहता है तो प्री डिपोजिट कितना रहेगा, जितना भी आप एडमिट कर चुके हैं तो उसका 100% रहेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ रहेगा। एंड कोई भी अगर डिस्प्यूटेड है तो उसका 10% जाएगा। एंड मैक्सिमम 25 करोड़ है सीजीएसटी एसजीएसटी एंड 50 करोड़ है आईजीएसटी। तो मैं आपको बता देता हूँ प्री डिपोजिट का लफड़ा क्या है। तो आपके ऊपर आया है 100 करोड़ का, यहाँ पे आया है एक ऑर्डर आया है, आपको देना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे मान रहे हैं कि 80 करोड़ हम देने के लिए लायबल हैं एंड जो 20 करोड़ है हम उसको देने के लिए लायबल नहीं है। तो वहाँ पे आपको प्री डिपोजिट कितना देना पड़ेगा। एंड इसमें आपका इंटरेस्ट पेनल्टी पे मिलके टोटल 100 करोड़ है, जिसमें आप ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं कि 80 करोड़ हम देने के लिए लायबल है और बाकी 20 करोड़ हम देने के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पे 100% जो भी आप एडमिट कर चुके हैं कि हाँ हम 80 करोड़ देने के लिए लायबल है, तो 80 करोड़ देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी, इसमें हम अजम्पशन ले रहे हैं कि इसमें इंक्लूडेड है, प्लस आपको देना पड़ेगा जो भी डिस्प्यूटेड है। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड कितना है, 20 करोड़ है। तो डिस्प्यूटेड का हम यहाँ पे लेंगे 10% लेंगे, तो इसका हम लेंगे 10%। तो यहाँ पे 2 करोड़ होगा, ठीक है, 2 करोड़ होगा। तो टोटल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 82 करोड़ है, ठीक है, 82 करोड़ देना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम यहाँ पे 25 करोड़ उसको भी देखना पड़ेगा। फॉर सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए 25 करोड़ एंड आईजीएसटी के लिए 50 करोड़ उसको भी देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो 25 करोड़ यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आईजीएसटी होगा तो वहाँ पे 50 करोड़ का मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद आरसीसी अगर जीत जाता है तो वहाँ पे प्री डिपोजिट जो भी वो किया है वो विथ इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। एंड रेफर बैक पावर है यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के पास, रेफर बैक पावर है, मीन्स छोटे छोटे जो भी उसका नीचे जो भी सबॉर्डिनेट्स है तो उनको वो रेफर बैक कर सकता है क्या, नो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर, ऑर्डर कितना टाइम के अंदर आएगा, तो ऐसे कोई भी नहीं है प्रोविजन में, बट सजेस्टिव है कि 1 साल के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एक रहता है, वो मेनली लगता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास रहता है पावर, और किसी के पास पावर नहीं रहता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो कि रहता है, जो अपोनेंट है उनको भी पावर देते हैं कि आप क्रॉस ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं 45 डेज के अंदर, एक्सटेंशन भी 45 डेज मिल सकता है एंड आपको कोई भी फी नहीं लगेगा, आप क्रॉस ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे सीपीसी का प्रोविजन लगेगा क्या, नहीं, सीपीसी का प्रोविजन ओनली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगता है, ठीक है। सीपीसी का जो भी प्रोविजन वो लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे
किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, जो भी अपीलेट ये वाला इसका जो ऑर्डर है अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, एंड आपका दूसरा रहेगा रिविजनल अथॉरिटी, वो मेनली रिवीजन करता है, तो वो दोनों का इसके नीचे रहते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के नीचे, तो इसलिए इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट वो भी अपील में जा सकता है कमिश्नर का रिव्यू करने के बाद। एंड यहाँ पे 6 मंथ मेनली उसके अंदर जाना पड़ेगा, एक्सटेंशन भी यहाँ पे 3 मंथ मिल सकता है। एंड यहाँ पे जो आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेनली दो बेंच रहता है, एक बेंच रहता है नेशनल रीजनल बेंच है ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और दूसरा रहता है स्टेट या एरिया बेंच है। तो यहाँ पे वो जा सकते हैं किसके अगेंस्ट में, प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर जब होगा तो वहाँ पे जाना पड़ेगा नेशनल या रीजनल बेंच के पास जाना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये नेशनल रीजनल बेंच क्या रहता है, जिससे आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल उसमें दो बेंच रहता है, एक है नेशनल, ठीक है, नेशनल रीजनल बेंच, दूसरा रहता है स्टेट बेंच या एरिया बेंच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में दो बेंच रहेगा, एक नेशनल या रीजनल बेंच, दूसरा रहेगा स्टेट बेंच या एरिया बेंच रहेगा। तो अगर आपका डिस्प्यूट देखना पड़ेगा कौन सा मैटर है, तो आपका यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। बट अगर आपका जो डिस्प्यूट है प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर को लेकर, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा नेशनल रीजनल बेंच के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आपका जो भी डिस्प्यूट है अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा स्टेट या एरिया बेंच के पास जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे दिक्कत जो भी है यहीं से होता है कि आपका अगर कोई भी ऑर्डर आता है नेशनल या रीजनल बेंच का कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको जाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नेशनल या रीजनल बेंच का कोई भी अगर मैटर है तो आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। बट अगर आपका स्टेट या एरिया बेंच का कोई भी मैटर है तो आपको पहले हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। बट अगर नेशनल या रीजनल बेंच का कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जाना चाहते हैं अपील में, तो आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। यही है आपका जो भी फंडा है, ठीक है, यहीं पर डिफरेंट है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर है तो आपको जाना पड़ेगा नेशनल रीजनल बेंच के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अदर मैटर यहाँ पे जा सकते हैं हाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट में, तो वहाँ पे स्टेट या एरिया बेंच के पास आप जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। उसके बाद है अपील फी, यहाँ पे लगेगा क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे अपील फी लगेगा 1000 पर लाख ऑफ टैक्स, मैक्सिमम 25,000। तो यहाँ पे अपील फी लगेगा 1000 पर लाख, ठीक है, 1000 पर लाख, मैक्सिमम 25,000 तक लगेगा यहाँ पे अपील फी। एंड यहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा, आप अपील में जाने के लिए यहाँ पे 3 मंथ प्लस 3 मंथ में आप जा सकते हैं, ठीक है, 3 मंथ या 3 मंथ एक्सटेंशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे प्री डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट जो भी करते हैं तो वो रिफंड मिल जाता है, अगर आप कैश जीत जाते हैं तो वहाँ पे प्री डिपॉजिट मिल जाएगा। 100% ऑफ टैक्स जो भी है एडमिटेड है वो देना पड़ेगा, और 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो यहाँ पे था 10%, यहाँ पे डबल हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला हायर अथॉरिटी है, तो डबल यहाँ पे जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स का यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम यहाँ पे 25 करोड़ था, यहाँ पे 50 करोड़, एंड यहाँ पे 50 करोड़ था, यहाँ पे 100 करोड़ हो जाता है IGST। एंड आरसीसी अगर जीत जाता है तो वहाँ पे फ्री डिपॉजिट रिफंड मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे रेफर बैक का पावर है क्या, ओबियसली अपीलेट ट्रिब्यूनल का यहाँ पे रेफर बैक का पावर है। एंड यहाँ पे सजेस्टिव पीरियड ऐसे कोई पीरियड नहीं है, फिर भी सजेस्टिव पीरियड है 1 ईयर, उसके अंदर उसको देना पड़ेगा जो भी ऑर्डर। मोको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मोको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा 45 डेज, एक्सटेंशन भी 45 डेज मिल जाता है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स जाता है वाई के अगेंस्ट में, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास एक्स जाता है वाई के अगेंस्ट में केस करने के लिए, तो यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा वाई को कि आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, आपका जो भी मन का बात आप यहाँ पे बोल सकते हैं विद इन 45 डेज प्लस एक्सटेंशन 45 डेज। तो जो भी यहाँ पे वाई को दिया जाएगा, ओपोनेंट को दिया जाएगा 45 डेज मोको डालने के लिए, कोई भी फी नहीं लगेगा, वो मोको डाल सकता है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए वो दिया जाएगा मोको के थ्रू। उसके बाद हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं ओनली ऑर्डर ऑफ स्टेट या एरिया बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट भी जा सकता है, जो भी स्टेट या एरिया बेंच वो जा सकता है हाई कोर्ट के पास। एंड यहाँ पे हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता है, नेशनल रीजनल बेंच नहीं जा सकता है क्योंकि उसको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड यहाँ पे प्लेस ऑफ मैटर नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ मैटर नहीं आता है क्योंकि प्लेस ऑफ मैटर आएगा आपका नेशनल या रीजनल बेंच के पास, उसके बाद वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली आएगा, फैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आएगा, फैक्ट नहीं आएगा। अगर भी लॉ नहीं होगा तो वहाँ पे फॉर्मुलेट करेगा हाई कोर्ट लॉ, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे अपील भी कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पे टाइम लिमिट 180 डेज के अंदर उसको फाइल करना पड़ेगा, ये आपका CPC में है, ठीक है, CPC में है 180 डेज के अंदर। एंड यहाँ पे ऑल टैक्स ड्यूज यहाँ पे देना पड़ेगा, कोई भी प्री डिपॉजिट यहाँ पे 100% देना पड़ेगा, टैक्स ड्यूज जो भी है सब कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे RCC का जीत जाता है, जो भी वो डिपॉजिट किया है रिफंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे रेफर बैक पावर है, ओबियसली रेफर बैक पावर है। एंड यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। एंड यहाँ पे मोको फाइल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे CPC का सब कुछ प्रोविजन लग जाएगा क्योंकि GST में इतना ज़्यादा प्रोविजन नहीं दिया है, जो भी कोड ऑफ
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, या कोड ऑफ पेनल एक्ट जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा इसके ऊपर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 118 सेक्शन है, यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो भी नेशनल रीजनल बेंच का ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो प्लेस ऑफ मैटर में जाते हैं। दूसरा है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट का अगेंस्ट में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे कौन जा सकता है ऑर्डर, यहाँ पे डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का नेशनल रीजनल बेंच एंड हाई कोर्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पे प्लेस ऑफ मैटर जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ रहना चाहिए। एंड यहाँ पे आज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पे लग जाएगा। एंड ऑल टैक्स ड्यूज सब कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर जीत जाता है सब कुछ रिफंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे रेफर बैक पावर है, बट ऑर्डर का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। एंड सीपीसी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये था आपका चारों जो भी मेन सेक्शन था। बट अदर कुछ मैटर है जो कि ये टेबल में कवर नहीं हुआ है, तो पहले 107 का देख लेते हैं क्या क्या मैटर है। तो जो भी हम अपील में जाते हैं, अपीलेट अथॉरिटी, अदर पॉइंट्स कुछ है जिसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइलिंग ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट टू द अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन नंबर रूल नंबर 108 109। तो यहाँ पे फाइलिंग ऑफ अपील बाय टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट जा सकते हैं। तो वहाँ पे प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट बाय द सिस्टम, तो वहाँ पे एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट सिस्टम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जब फाइलिंग बाय टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट टू द अपीलेट अथॉरिटी जाएंगे तो वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, जब ऑर्डर पास होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपील में जाएंगे किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो भी एडजुडिकेटिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अगर जाएंगे किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो वहाँ पे कॉपी ऑफ ऑर्डर अगर ऑनलाइन अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ पे कोई भी आपको सबमिशन नहीं करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। तो वहाँ पे जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है तो उस दिन को मानेंगे डेट ऑफ अपील। तो यहाँ पे मेनली पूछा है कि डेट ऑफ अपील कौन सा दिन को हम मानेंगे डेट ऑफ अपील। तो अगर ऑनलाइन आ जाता है ऑर्डर तो ऑलरेडी वो अपलोड हो चुका होगा साइट में, तो वहाँ पे जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा उस दिन मानेंगे डेट ऑफ अपील हो गया है। बट अगर यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी अगर वो नॉट अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, मीन्स ऑर्डर अगर मैनुअली पास हुआ है, अभी तो कुछ भी मैनुअली पास नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन पास होता है, फिर भी अगर ऑफलाइन अगर पास होता है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि सबमिशन करना पड़ेगा, एक सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर अगर प्रोवाइडेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी को, अगर आप डिपार्टमेंट या टैक्स पेयर अगर विद इन 7 डेज अगर वो सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट को हम मानेंगे डेट ऑफ अपील, अगर 7 दिन के अंदर अगर वो डिपॉजिट कर देते हैं। बट अगर वो 7 दिन के अंदर अगर वो डिपॉजिट नहीं करता है टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे जिस दिन वो एक्चुअली फाइनल एक्नॉलेजमेंट आएगा तो उस दिन को हम मानेंगे, हम डेट ऑफ अपील मानेंगे। तो सिंपल फंडा है, अगर ऑनलाइन अपलोड हो चुका है तो उस दिन को हम मानेंगे, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट को मान लेंगे आज डेट ऑफ अपील। बट अगर ऑफलाइन आता है तो 7 डेज टाइम देते हैं, उसके अंदर अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो उस दिन को मानेंगे आज डेट ऑफ अपील। अगर 7 डेज के बाद अगर आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो वहाँ पे जिस दिन फाइनल एक्नॉलेजमेंट आएगा तो उस दिन को मानेंगे डेट ऑफ अपील। कौन सा दिन को डेट ऑफ अपील मानते हैं मेनली। उसके बाद है पेनल्टी 25% ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू पे बाय एप्लीकेंट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट दी सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3। तो यहाँ पे अगर अपील फाइल करना चाहते हैं, ऑर्डर जो भी आया है अंडर सेक्शन नंबर 129 जो कि मेनली डिटेंशन रहता है, ठीक है, डिटेंशन के अगेंस्ट में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी 25,000 देना 25% देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एडजर्नमेंट हो सकता है मैक्सिमम 3 टाइम्स एडजर्नमेंट हो सकता है, जैसे लॉ में पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद है यहाँ पे 1 ईयर के अंदर ये ऑर्डर पास करेगा। एंड पीरियड ऑफ स्टे जो भी कोर्ट ट्रिब्यूनल अगर कोई भी स्टे पीरियड अगर लगा देता है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एंड इफ ऑर्डर अगर पास किया है एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर तो वहाँ पे अपील फाइल करेंगे विद द कमिश्नर ऑफ अपील। बट अगर ऑर्डर अगर फाइल किया है DCSC मीन्स डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट, तो वहाँ पे हमको अपील फाइल करना पड़ेगा नॉट दी बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील के पास हमको अपील फाइल करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में हमको उसी डिपार्टमेंट में हमको यहाँ पे अपील फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर एनाबलिंग विड्रॉल ऑफ द अपील एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक न्यू रूल आया है, रूल नंबर 109C। तो यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हैं अपील अगर आप फाइल करते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर अपील फाइल करते हैं। तो यहाँ पे अपीलेंट मीन्स जो भी टैक्स पेयर जो एप्लीकेंट होता है तो वो एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, तो शो कॉज नोटिस और बिफोर इशुएंस ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लिया, तो वहाँ पे वो फाइल ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द सेड अपील। तो यहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेंट चाहे तो यहाँ पे जिस दिन शो कॉज नोटिस आने से पहले या ऑर्डर आने से पहले विच एवर इज लिया, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन दे सकता है विड्रॉल के लिए, ठीक है, विड्रॉल के लिए वो यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है विड्रॉल के लिए। उसके बाद हाउएवर यदि फाइनल एक्नॉलेजमेंट अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन APL 2 अगर इशू हो जाता है तो वहाँ पे विड्रॉल के लिए अप्रूवल चाहिए, अपीलेट अथॉरिटी के अप्रूवल चाहिए। सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फॉर द अपील शैल बी डिसाइडेड बाय अपीलेट अथॉरिटी विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर एक बार अगर वो फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो वहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए एंड वो अप्रूवल 7 डेज के अंदर दे देगा। फर्दर एनी फ्रेश अपील फाइल बाय द
appellant pursuant to such withdrawal shall be within time limit of for टैक्स पेयर विद इन 3 मंथ, और डिपार्टमेंट अगर है तो 6 मंथ आज दी केस में भी अप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर एक न्यू अगर उसको फाइल करना है यहाँ पे अपील, तो उसके लिए टाइम लिमिट वही है 3 मंथ 6 मंथ जो भी रहता है नॉर्मली वो टाइम लिमिट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिविजनल अथॉरिटी, 108 सेक्शन है रिविजनल अथॉरिटी। तो यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी ऑन हिज ओन मोशन या ओपन इन्फॉर्मेशन फर्निश और ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमिश्नर कंसिडर दैट ऑर्डर जो भी पास किए हैं सबॉर्डिनेट अगर वो इरोनियस है या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी एक अथॉरिटी है, वो अगर चाहे उसका ओन मोशन या कोई भी अगर सबॉर्डिनेट ऑफिसर अगर वो क्या करता है या कमिश्नर अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ पे जो भी ऑर्डर पास किए हैं छोटे वाला अथॉरिटी तो उसका जो भी हाँ ऑर्डर को और एक बार वो रिविजन कर सकता है, ठीक है, और एक बार वो रिविजन कर सकता है। एंड रिविजनल अथॉरिटी वो पास करेगा ऑर्डर कितने दिन के अंदर, तो यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी वो पास करेगा ऑर्डर विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास्ड इन सच अपील और 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर शॉर्ट टू बी रिवाइज। तो यहाँ पे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास और 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर शॉर्ट टू बी रिवाइज। तो रिवाइज जिस पीरियड में होना चाहिए उसका 3 ईयर एंड 1 ईयर व्हिच एवर इज लैटर। एंड अगर कोई भी यहाँ पे इंक्लूडिंग कोई भी एनहांस या मॉडिफाइंग या अनुलिंग द डिसीजन तो उसको भी वो इंक्लूड कर लेगा। तो 3 ईयर और 1 ईयर व्हिच एवर इज लैटर वाला पीरियड, 1 ईयर जब ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास्ड इन सच अपील, अपील में जब ऑर्डर पास हुआ था उसका 1 साल, एंड ये जब से शॉर्ट मीन्स आता है कि जब से वो रिवाइज करने के लिए उसका 3 साल व्हिच एवर लैटर, तो उस पीरियड के अंदर उसको ऑर्डर पास करेगा रिविजनल अथॉरिटी। बट यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी यहाँ पे नहीं ले सकता है, उसका पावर नहीं है कि वो रिविजन नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई भी अपील अगर फाइल कर देते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी ये सेम कैटेगरी का रहते हैं, तो उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते हैं रिविजनल अथॉरिटी के पास, क्योंकि ये जो अपीलेट अथॉरिटी एंड रिविजनल अथॉरिटी सेम पावर का है, तो इसलिए हम उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ये तो हाई वाला अथॉरिटी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब हायर अथॉरिटी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हम रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते हैं। तो रिविजनल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, हायर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या अथॉरिटी का पावर रहता है। तो यहाँ पे अगर देखें पहला रहेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसमें आपका रह जाएंगे, जिसमें आपका कमिश्नर ऑफ अपील, जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील रहेगा, कमिश्नर ऑफ अपील रहेगा, ये सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में रहेंगे। उसके बाद उसके ऊपर रहेगा आपका अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी रहेगा, उसके ऊपर रहेगा अपीलेट अथॉरिटी है ये, अपीलेट ट्रिब्यूनल रहेगा, उसके ऊपर रहेगा हाई कोर्ट, उसके ऊपर रहेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो रिविजनल अथॉरिटी है तो रिविजनल अथॉरिटी मेनली इस कैटेगरी का है, ठीक है, रिविजनल अथॉरिटी है इस कैटेगरी का है, इसका जो भी पावर है रिविजनल अथॉरिटी का उस पावर है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर पास किए हैं उसके अगेंस्ट में हम रिविजनल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं या उनका ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पहले तो ये जो ऑर्डर पास करेंगे हायर अथॉरिटी उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर 6 मंथ प्लस 1 मंथ अगर नहीं एक्सपायर हुआ है या 3 मंथ अगर एक्सपायर हो चुका है नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 6 मंथ किसके पास टाइम पीरियड है, तो 6 मंथ मेनली इसका पावर है 6 मंथ, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं 6 मंथ तक इसके पास जा सकते हैं, 6 मंथ प्लस 1 मंथ तक जा सकते हैं। तो अगर 6 मंथ प्लस 1 मंथ नहीं हुआ है मीन्स 7 मंथ अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं जा सकते हैं रिविजनल अथॉरिटी। उसके बाद 3 ईयर अगर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 3 ईयर तक जा सकते हैं कहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी के पास, अगर 3 ईयर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो नहीं जा पाएंगे, मीन्स आपको जाना पड़ेगा 6 मंथ्स से लेकर 3 ईयर तक जा सकते हैं इस पीरियड के अंदर। इससे पहले 7 मंथ ले लेते हैं, तो 7 मंथ से लेकर 3 ईयर तक जा सकते हैं, इससे पहले नहीं जा सकते, इसके बाद भी नहीं जा सकते हैं रिविजनल अथॉरिटी के पास। उसके बाद द ऑर्डर ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन अर्लियर स्टेट में, अगर एक बार अगर रिवीजन हो चुका है तो वहाँ पे दोबारा नहीं हो पाएगा। उसके बाद रिविजनल ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड वंस मीन्स यहाँ पे रिविजनल ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है या रिवीजन में ऑलरेडी ले चुका है तो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। उसके बाद कुछ ऑर्डर है रिविजनल अथॉरिटी कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर इन द मैटर प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन नंबर 121। तो यहाँ पे कुछ 121 सेक्शन में हम आगे जाकर देखेंगे जहाँ पे नॉन अपीलेबल ऑर्डर है, जहाँ पे जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील में नहीं जा सकते हैं। 4 सिचुएशन है जहाँ पे हम अपील में नहीं जा सकते हैं, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम अपील में नहीं जा सकते हैं या रिवीजन में नहीं जा सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे 121 सेक्शन में। उसके बाद है इफ रिविजनल अथॉरिटी पास एडवर्स ऑर्डर, अगर रिविजनल अथॉरिटी यहाँ पे एडवर्स ऑर्डर पास करेगा तो वहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो भी पर्सन को, एंड सबमरी ऑर्डर जो भी है वो क्लियरली इंडिकेट करेगा, फाइनल अमाउंट ऑफ डिमांड कितना है वो क्लियरली इंडिकेट होगा। उसके बाद अगेंस्ट रिवीजन ऑर्डर अपील कैन बी मेड, ये जो रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील किसके पास जा सकते हैं, ऊपर वाला अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, इसके पास या इसके पास या इसके पास जा सकते हैं, इसके पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि सेम कैटेगरी का रहता है, तो वही है अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड वो फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। उसके बाद इफ द ऑर्डर इज अपील हायर फॉर्म में, अगर हायर अथॉरिटी के पास अगर अपील में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी पीरियड स्पेंड हो जाता है डेट ऑफ
ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी के पास एंड हायर अथॉरिटी और पीरियड स्टे ऑर्डर बाय कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वहाँ पे ये जो 3 ईयर में एक्सक्लूड हो जाएगा ऑब्वियसली। कोई भी अगर पीरियड अगर खराब हो जाता है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे जो भी टाइम लिमिट में। उसके बाद है इफ ऑर्डर अगर पास बाय एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या देन रिविजनल अथॉरिटी, यहाँ पे कौन बनेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पास करता है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर तो वहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी बनेगा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। उसके बाद अगर लोअर वाला ऑर्डर पास करते हैं जैसे डीसी डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट, तो वहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी बन जाएंगे एडजुडिकेटिंग एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर बन जाएगा आपका रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 109 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस क्या रहेगा, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, बेंच क्या रहेगा। तो यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपका सेंटर वाला रहेगा प्रेसिडेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर वाला एंड प्रेसिडेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टेट वाला रहेगा। एंड आपका प्रेसिडेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर में 2 बेंच रहेगा जो कि नेशनल बेंच एंड रीजनल बेंच रहेगा, वैसे स्टेट वाला में भी 2 बेंच रहेगा, स्टेट बेंच एरिया बेंच रहेगा, ठीक है, स्टेट बेंच एरिया बेंच रहेगा। तो जो भी सेंटर वाला रहेगा तो उसमें जो नेशनल बेंच में 2 मेंबर रहेंगे, टेक्निकल मेंबर ऑफ सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट रहेगा। वैसे जो भी रहेगा यहाँ पे आपका रीजनल बेंच में 3 मेंबर रहेंगे, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर जो कि सेंटर वाला एंड टेक्निकल मेंबर स्टेट से भी वो लेगा। बट अगर देखेंगे स्टेट या एरिया बेंच में टोटल के ऊपर रहेंगे जुडिशियल मेंबर कुछ रहेंगे, टेक्निकल मेंबर सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर स्टेट रहेंगे, वही है। तो यहाँ पे ये रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर रहेगा जो भी नेशनल या रीजनल बेंच, एंड यहाँ पे रहेगा स्टेट बेंच या एरिया बेंच में प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट रहेगा, जो मैटर ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, ठीक है, समझा चुके हैं। उसके बाद है जनरली अपील जो भी हियर बाय 2 मेंबर बेंच, तो यहाँ पे मेनली अपील 2 मेंबर का बेंच मेनली हियर करते हैं। बट अगर अपील में टैक्स अमाउंट या आईटी से जो भी इन्वॉल्व है या डिफरेंस इन टैक्स इन्वॉल्व, जो भी टोटल टैक्स विभाजन का अमाउंट अगर 5 लाख से कम है, मेनली 2 मेंबर का बेंच कोई भी अपील में उसको सुनना पड़ेगा। बट अगर 5 लाख से कम है टैक्स विभाजन तो वहाँ पे चाहे तो, एंड अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स 5 लाख से कम है एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे अपील को एक मेंबर भी सुन सकता है, ठीक है, एक मेंबर भी सुन सकता है। बी हियर्ड बाय बेंच कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए सिंगल मेंबर, ठीक है, अप्रूवल किससे लेगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल से वो एक मेंबर भी सुन सकता है। उसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ मेंबर इन एनी बेंच ड्यू टू वैकेंसी और अदरवाइज एनी अपील विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और आज द केस में भी स्टेट प्रेसिडेंट बी हियर्ड बाय बेंच ऑफ 2 मेंबर। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर का बेंच अगर वो वैकेंसी है या एब्सेंस है तो वहाँ पे 2 मेंबर का बेंच स्टेट प्रेसिडेंट भी सुन सकता है, ठीक है। उसका इफ डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो वहाँ पे ओपिनियन लिया जाएगा बाय मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी भी नहीं हो पाता है तो वहाँ पे रेफर करेंगे 1 और मोर मेंबर्स अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल रीजनल या स्टेट एरिया बेंचेस को हम यहाँ पे रेफर करेंगे, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली उसको ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी के हिसाब से लेंगे। पहले जो भी सुने थे उनको भी हम इंक्लूड करेंगे, टोटल जो भी देखेंगे मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, मेजोरिटी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 111 प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। प्रोसीजर क्या रहेगा, जो भी रहेगा CPC 1908 तो उसी हिसाब से प्रोसीजर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, प्रोसीजर यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद है 112 अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑलरेडी टेबल में हम पढ़ चुके हैं। अदर पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल को कैसे अपील करोगे। द अपीलेट ट्रिब्यूनल में इन इट्स डिस्क्रिप्शन तो वो रिफ्यूज कर सकता है, अगर कोई भी टैक्स विभाजन का अमाउंट अगर 50,000 से कम होगा तो वहाँ पे वो रिफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल 113 ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि ऑलरेडी हम टेबल में पढ़ चुके हैं। अदर पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि द अपीलेट ट्रिब्यूनल वो एम्पावर है कि वो अमेंड कर सकता है इट्स ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल वो रेक्टिफाई कर सकता है मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। However, tribunal may rectify its order if mistake is brought to its notice by commissioner or any other party to appeal within 3 months from the date of such order। तो यहाँ पे वो ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई कर सकता है, बट मिस्टेक अगर वो वहाँ पे कमिश्नर या एनी अदर पार्टी अगर वो बता देता है एंड 3 मंथ के अंदर वो रेक्टिफाई कर सकता है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम 3 एडजमेंट मिलेगा। एंड appellant shall not be allowed to produce any evidences other than the evidences produced him during the course of proceedings before adjudicating authority except in the following circumstances। तो यहाँ पे एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे टैक्स पेयर को या अप्लीकांट को यहाँ पे सबमिट करने के लिए। ओनली जो भी वो पहले अथॉरिटी के पास जो भी यहाँ पे भरा होगा उतना ओनली अलाउ करेंगे। बट कुछ सिचुएशन है जहाँ पे एडिशनल एविडेंस अलाउड हो जाता है, एडिशनल एविडेंस यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी रिफ्यूज किया था एडमिट करने के लिए एविडेंस, ठीक है, कुछ एविडेंस वो एडमिट करने के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी वो रिफ्यूज किया था, या होयर अपीलेंट वो प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एविडेंसेस व्हिच वाज कॉल्ड ओपन टू नोटिस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो अपीलेंट है वो सफिशिएंट कॉज था इसलिए वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, उसका गलती था, बट वो सफिशिएंट रीजन है क्यों वो सबमिट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ठीक है आप एडिशनल एविडेंसेस सबमिट कर लीजिए, ठीक है, सबमिट कर लीजिए। उसके बाद है
where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority या appellate authority any evidence which is relevant to any ground of appeal। तो यहाँ पे भी appellant वो prevented हुआ था, sufficient cause है कि वो सबमिट नहीं कर पाया था एंड वो sufficient cause है एंड यहाँ पे वो जो अपील में वो जो एविडेंसेस है उसका डिसेंस चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ अपील के लिए वो इंपॉर्टेंट है। वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी appellate authority has made order appeal against without giving any sufficient opportunity। तो यहाँ पे भी sufficient opportunity नहीं दिए थे, नहीं देकर हम यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिए थे ऊपर वाला अथॉरिटी, तो वहाँ पे भी उसको एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मिल जाएगा। तो 4 सिचुएशन जहाँ पे उसको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। पहले तो वो नहीं लिए थे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या appellate अथॉरिटी नहीं लिए थे, उसके बाद ये मांगे थे बट नहीं दे पाया था, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वो मांगे थे, ये नहीं दे पाया था, पहले मांगे थे वो नहीं दे पाया था एंड सफिशिएंट कॉज भी है उसके पास, क्यों नहीं दे पाया था, ये वाला दूसरा सिचुएशन। तीसरे सिचुएशन वो मांगे थे, ये नहीं दे पाया था, सफिशिएंट कॉज है बट वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दिया था उसको क्या था कि हाँ सफिशिएंट रीजन नहीं दिए थे, कॉज नहीं दिए थे कि अपॉर्चुनिटी नहीं दिए थे भरने के लिए, ठीक है, नहीं दिए थे अपॉर्चुनिटी। टाइम लिमिट टू मेक एप्लीकेशन टू appellate ट्रिब्यूनल विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेसिडेंट एंटर इनटू ऑफिस। तो यहाँ पे जिस दिन प्रेसिडेंट एंटर करेगा ऑफिस को तो उस दिन से हम टाइम लिमिट काउंट करेंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 115 है इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ अमाउंट पेड फॉर एडमिशन ऑफ अपील। तो यहाँ पे वेयर एनी अमाउंट पेड टू दी अपीलेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, अगर कोई भी अमाउंट अगर रिफंड हो जाता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 56, ठीक है। मेनली क्या रहता है 6% रहता है बट अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएगा 9% वहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। तो वहाँ पे मिल जाएगा 6% या 9% इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद है 116 अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे अपीयरेंस कर सकता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोसीडिंग्स और अपील्स एक्सेप्ट सर्कमस्टांसेस वेयर पर्सनल अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑन ओथ और अफर्मेशन। तो यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे वो अपील में जा सकता है बट जहाँ पे पर्सनली चाहिए तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स यहाँ पे कौन बनेगा, रिलेटिव्स, रेगुलर एम्प्लॉई, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग CA, CWA, CS, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर who worked in the indirect tax department of government or any state government for more than 2 years से any post of higher than group B gazetted officer but shall not be entitled to appear for a period 1 year from the date of retirement or resignation। तो यहाँ पे वो कब एंटाइटल होगा 1 ईयर के बाद, ठीक है। GST प्रैक्टिशनर भी जा सकता है। उसका एनी पर्सन जो कि डिसमिस या रिमूव हो जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज में वो नहीं जा सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, या कोई भी कॉन्विक्टेड फ्रॉम एन ऑफेंस या फाउंड गिल्टी है फॉर मिसकंडक्ट या बिकम इंसॉल्वेंट, तो ये पर्सन नहीं हो सकते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर SGST UTGST एक्ट। तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है फॉर GST एक्ट के लिए। उसके बाद है 117 दिया है कि अपील टू हाई कोर्ट ऑलरेडी कवर्ड ऑन द टेबल। अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट यहाँ पे एडमिट कर सकता है कोई भी अपील अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वहाँ पे हाई कोर्ट वो फॉर्मुलेट करेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एनी अपील जो भी टू बी हियर ओनली क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड, तो यहाँ पे ओनली जो भी अपील क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड वही वाला वो एडमिट होगा एंड शैल बी अलाउड। तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट को यहाँ पे अलाउड हो जाएगा कि वो आर्ग्यू करने के लिए डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन, अगर वो इन्वॉल्व भी नहीं होगा तो वहाँ पे अलाउड हो जाएगा। हाई कोर्ट यहाँ पे में हियर द अपील ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय इट आफ्टर सेटिस्फाइंग फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस केस। तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर वो वहाँ पे नहीं था अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ के मैटर में भी यहाँ पे वो एडमिट कर सकता है। अपील टू बी हियर बाय बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे 2 बेंच चाहिए, शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा। डिफरेंस इन ओपिनियन अगर होगा तो वहाँ पे 1 और मोर अदर जजेस को वो रेफर होगा एंड यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी एंड वो जो भी पहले वो हियर किए थे उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट के बेसिस में यहाँ पे डिसीजन जो भी होगा वो सुनाई दिया जाएगा। उसके बाद 118 है अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कवर्ड इन द टेबल है। अदर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपील शैल बी लाई टू द सुप्रीम कोर्ट किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द नेशनल बेंच या रीजनल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल या ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो वहाँ पे जा सकते हैं ऑन इट्स ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी जो भी एग्रीव्ड है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट सेटिस्फाइड टू बी फिट वन ऑफ द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट यहाँ पे सर्टिफाई करेगा तो वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। उसके बाद है 119 जो कि सम्स ड्यू टू बी पेड नॉट स्टैंडिंग अपील्स। तो यहाँ पे द सम्स ड्यू टू द गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट शैल बी पेड दिया जाएगा, जो भी डिसाइड किया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। नॉट स्टैंडिंग दैट अपील हैज बीन प्रीफर टू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो भी
यहाँ पे रिजल्ट आता है तो ऑर्डर का जो भी सम्स उसको देना पड़ेगा। चाहे आप नहीं बोल सकते हैं कि हम ऑलरेडी अपील में गए हैं तो वहाँ पे हम अपील का जो भी डिसीजन जब आएगा तो वहाँ पे देंगे, नहीं, पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जो भी यू वो डिसाइड किए हैं, ठीक है। 1120 जो कि अपील नॉट टू बी फाइल इन सर्टेन केसेस, तो सर्टेन केसेस में अपील फाइल नहीं हो सकता है। तो यहाँ बोर्ड कुछ मॉनिटर लिमिट फाइल किया है अपील के लिए, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट फाइल अपील इन एनी अदर केस इन्वॉल्विंग सेम और सिमिलर इश्यूज और क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ मॉनिटर लिमिट इज मोर। तो यहाँ पे कुछ मॉनिटर लिमिट यहाँ पे डिपार्टमेंट फिक्स किया है, बोर्ड फिक्स किया है फॉर डिपार्टमेंट। तो उस सिचुएशन में अगर मॉनिटर लिमिट से कम होगा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख वो फिक्स किया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट जा सकता है। 5 लाख से अगर ज़्यादा होगा टैक्स इवेजन का अमाउंट, बट अगर उससे कम होगा नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर कम होगा नहीं जा पाएगा, बट अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जा सकता है सेम एसएससी के लिए या अदर एसएससी के लिए, या सेम ईयर में या अदर ईयर में जा सकता है, कोई भी यहाँ पे बार नहीं है। तो वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बोल सकता है कि उस पार्टी के लिए आप नहीं गए थे, मेरे केस में आप क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर है, डिपार्टमेंट चाहे जा सकता है, डिपार्टमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद अपेलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट हियरिंग सच अपील शैल बी रिगार्ड टू दी सर्कमस्टेंसेज अंडर व्हिच अपील वाज नॉट फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे अपेलेट ट्रिब्यूनल देखेगा कि क्यों वो डिपार्टमेंट फाइल नहीं किया था, कौन सा मैटर में, तो वो डिसाइड करेगा। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट है 121 नॉन अपीलेबल डिसीजन और ऑर्डर। तो 4 सिचुएशन है जहाँ पे अपील आप नहीं जा सकते हैं। पहला है अगर कोई भी ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर या अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं कोई भी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, तो वहाँ पे नहीं अपील में जा सकते हैं। या ऑर्डर पर्टेनिंग टू द सीजर या रिटेंशन ऑफ बुक्स अगर होगा तो वहाँ पे भी अपील में नहीं जा सकते हैं। या जो भी सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन वाला ऑर्डर अगर होगा तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। या ऑर्डर पास अंडर सेक्शन नंबर 80 जो कि पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट वाला, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं चारों सिचुएशन में। पहला है डायरेक्ट ट्रांसफर, दूसरा है सीजर वाला केस, तीसरा है अगर इंस्टॉलमेंट वाला केस, चौथा है प्रोसिक्यूशन वाला केस। तो चारों सिचुएशन में नहीं जा सकते हैं। तो ये आपका अपील्स रिविजन चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट जो भी चैप्टर है एडवांस रूलिंग चैप्टर को चलो चलते हैं। छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चन आता है एडवांस रूलिंग चैप्टर से। तो यहाँ पे दिया है कि कुछ मैटर है जहाँ पे आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। ये मैटर अगर होगा तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। पहला है एडवांस रूलिंग मीन्स ये एक अथॉरिटी है जहाँ पे आप एडवांसली यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कितना आपका लाइबिलिटी हुआ है, एडवांसली आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये जो मैटर है इसी मैटर में आप जा सकते हैं, इसको छोड़कर अदर मैटर में आप नहीं जा सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन को लेकर आपको डाउट हो रहा है, मीन्स गुड्स होगा या सर्विस होगा, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आया है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो एडवांसली आप जा सकते हैं बट कुछ फी देना पड़ेगा। या डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो डिटरमाइन करने के लिए टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। बट यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के पावर आपका सेंटर के पास होता है। उसके बाद है एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी, तो यहाँ पे आईटीसी एडमिन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे जा सकते हैं। या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कितना है, टैक्स लाइबिलिटी, वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद वेदर एप्लीकेंट उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए जा सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो क्या क्या है, पहला है क्लासिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके बाद आईटीसी एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा, उसके बाद है सप्लाई, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो 7 सिचुएशन में जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में या एमसीक्यू में भी आता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 96 से अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, तो यहाँ पे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता है, तो उनको देख लेते हैं, जिसको एएआर बोलेंगे। एआर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सीजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट में वो कॉन्स्टिट्यूट होगा एंड उसको डीम टू बी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बोलेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बोलेंगे। एंड यहाँ पे ऑफिसर कौन बनेंगे, नॉट दी बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, वो मेंबर बोलेंगे। एंड यहाँ पे एआर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 1 मेंबर फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ सीजीएसटी एंड 1 मेंबर्स फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, उनको हम बोलेंगे मेंबर, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 99 है अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ट्रिपल AR, ठीक है। ये था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR एंड यहाँ पे अपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो कि ट्रिपल AR है। तो यहाँ पे ट्रिपल AR वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा इज अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मीन्स अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बोलेंगे स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। एंड वहाँ पे विच सीसी ऑफ सीजीएसटी चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी आज डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड एंड कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी, वो जिसका जुरिडिक्शन है ओवर एप्लीकेंट वो बोलेगा, उसको बोला जाएगा कि वो है अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ठीक है। उसके बाद है एडवांस रूलिंग के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, सेक्शन नंबर 98 है प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेंट पहले अगर उसको डिजायरस मीन्स वो चाहता है एडवांस रूलिंग लेने के लिए, तो वो एप्लीकेशन देगा GST ARA 1 में देगा विथ एप्लीकेशन फी 5000 देगा, ठीक है। एंड देन जो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वो सेंड करेगा कॉपी टू द कंसर्न ऑफिसर या जुडिक्शनल ऑफिसर को एंड कॉल करेगा, रिलेवेंट जो भी रिकॉर्ड है बोलेगा आपके एरिया में एक एप्लीकेंट दिया है एडवांस रूलिंग के लिए, तो आप उसके रिलेटेड सब कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को दे दीजिए। उसके बाद AAR वो आफ्टर एग्जामिन करेगा, उसके बाद एप्लीकेशन को आइदर वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन विल नॉट बी एडमिटेड वेयर
क्वेश्चन रेज इज ऑलरेडी पेंडिंग या डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशन वहाँ पे वो एडमिट नहीं करेगा अगर वो क्वेश्चन ऑलरेडी रेज हुआ है या ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाता है, इट शुड बी बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, मीन्स उसको देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी मीन्स रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद इफ एप्लीकेशन अगर एडमिट हो जाता है तो वहाँ पे AAR वो प्रोनाउंस करेगा इट्स रूलिंग, मीन्स अगर वो एडमिट कर देता है तो 90 डेज के अंदर उसको देना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर देना पड़ेगा। बिफोर गिविंग रूलिंग AAR मस्ट हियर द एप्लीकेंट एज वेल एज कंसर्न ऑफिसर ऑफ CGST SGST, तो यहाँ पे जो भी रूलिंग देने से पहले वो सुनेगा दोनों पार्टी का, जो भी बात सुनेगा उसके बाद वो ऑर्डर देगा। इफ देयर इज डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर वो डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाएगा 2 मेंबर का, तो वहाँ पे वो जो पॉइंट में डिफरेंस इन ओपिनियन होता है तो वो ऊपर वाला अथॉरिटी को चला जाएगा, जो कि अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR के पास जाएगा। इफ़ द मेंबर ऑफ AAR, अगर वहाँ पे भी मेंबर में कन्फ्यूजन होता है, कंक्लूजन नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे एडवांस रूलिंग नहीं हो पाया है तो आपको एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों अथॉरिटी के पास अगर कन्फ्यूजन आ जाता है, मीन्स डिसाइड नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे एडवांस रूलिंग नहीं हो पाया है। उसके बाद है कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय AAR, वो एप्लीकेंट को दिया जाएगा, कॉन्सर्न एंड जुडिडिक्शनल जो भी ऑफिसर को वो दिया जाएगा कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 100 एंड 101 है, जो भी अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग टू दी अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। AAR का ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जाएंगे AAR के पास। तो यहाँ पे अगर कोई भी एप्लीकेंट अगर वो अगर उसको अपील में जाना है AAR के पास, तो वहाँ पे वो ARA 2 में एंड एप्लीकेशन फी 10,000 भरेगा। एंड अगर ऑफिसर चाहे वो ARA 3 में जा सकता है, बट यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। बट अगर AAR के पास जाएगा एप्लीकेंट तो वहाँ पे 5,000, अगर AAR के पास जाएगा तो वहाँ पे 10,000 का फ़ी है। अगर एग्रीड हो जाता है तो वो जा सकता है AAR के पास। एनी अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज के अंदर अपील फाइल करना पड़ेगा, एंड 30 डेज फर्दर वो भी दे सकता है, AAR दे सकता है अगर रीजनेबल कॉज है। उसका AAR वो पास करेगा ऑर्डर आफ्टर हियरिंग दोनों पार्टी का बात, 90 डेज के अंदर वो अपील पास करेगा। इफ मेंबर ऑफ AAR अगर डिफर्स ऑन एनी पॉइंट, तो वहाँ पे हम मानेंगे उस पॉइंट के ऊपर एडवांस रूलिंग नहीं हो पाया है। एक कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय AAR जो भी AAR सेंड टू दी एप्लीकेंट को दिया जाएगा, प्लस कॉन्सर्न ऑफिसर को दिया जाएगा, प्लस जुडिडिक्शनल ऑफिसर को जाएगा, प्लस AAR को भी जाएगा, क्योंकि AAR के केस के अगेंस्ट में हम गए थे AAR के पास। उसके बाद है 112 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, तो यहाँ पे AAR या AAR अगर पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं जो भी ऑर्डर पास किए हैं 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई भी एरर उनको अपरेंट ऑन दी फेस ऑफ द रिकॉर्ड पता चलता है। इफ ए रेक्टिफिकेशन हैज टू बी एडवर्स इफेक्ट अगर एप्लीकेंट के ऊपर आता है तो वहाँ पे एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा ऑर्डर पास करने से पहले। उसके बाद है 103 सेक्शन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय AAR या AAR शैल बी बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट एंड कॉन्सर्न जुडिडिक्शनल ऑफिसर के ऊपर एप्लीकेबल है, एंड वो नॉट एप्लीकेबल टू द सिमिलरली प्लेस अदर टैक्सेबल पर्सन। तो एक्स के ऊपर कोई भी अगर वो केस में जाता है एडवांस रूलिंग के पास अपील में जाता है, तो वहाँ पे सेम मैटर अगर वाई के ऊपर है सेम स्टेट में है तो उसके ऊपर वाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये ओनली एप्लीकेबल होगा सेम एसएससी सेम ऑफिसर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वाई को जाना है तो उसको भी एडवांस रूलिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग टिल द लॉ एंड फैक्ट सर्कमस्टांसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग नॉट चेंज। तो एडवांस रूलिंग कब तक एप्लीकेबल रहेगा? जब तक लॉ चेंज नहीं हुआ है, सर्कमस्टांसेस फैक्ट नहीं चेंज हुआ है तब तक रहेगा, नहीं तो अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके बाद है एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस 104। तो यहाँ पे अगर एडवांस रूलिंग आप लिए हैं कोई भी फ्रॉड में, तो वहाँ पे फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, तो वहाँ पे वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। उसके बाद है 105 106 पावर एंड प्रोसीजर ऑफ AAR एंड AAR। तो यहाँ पे जो भी AAR एंड AAR का पावर सेम एज सिविल कोर्ट अंडर CPC 1908 सिमिलरली हो जाएगा फॉर डिस्कवरी इंस्पेक्शन एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन या एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ या कंपेनिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है पूरा आपका एडवांस रूलिंग चैप्टर। उसके बाद चलते हैं जो भी लास्ट है मिसलेनियस प्रोविजन वाला चैप्टर। तो हम चैप्टर नंबर 24 है जो कि मिसलेनियस प्रोविजन है। तो यहाँ पे पहले हम CGST का जो भी सब कुछ मिसलेनियस सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे IGST का जो भी सेक्शन है, क्योंकि हमको सब कुछ सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है 144 एंड 1 जो भी 43 है जो कि जॉब वर्क के रिलेटेड हम पढ़ दिए थे आपका जॉब वर्क चैप्टर में, तो इसलिए यहाँ पे 44 से शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, इवन मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सारा टीचर इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे हैं, 1600 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। और क्या आपको चाहिए? इतना कुछ करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो बहुत बुरा लगता है कि सच में स्टूडेंट किसी का नहीं होते हैं। हमको लगता है कि हाँ स्टूडेंट हमारी है, बट सच में स्टूडेंट किसी का नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करता है, कमेंट देता है, अच्छा लगता है, हमारा सब
टाइम उनके ऊपर हमारा जो भी दुआ सब कुछ रहेगा, ठीक है। बट जो स्टूडेंट है ना, देखता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करता है, ठीक है, वो किसी का नहीं है, क्योंकि इतना कोई भी फ्री में देने के बाद भी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, और क्या करेंगे उसको, क्योंकि हम हमारे लिए सब्सक्राइब नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। शेयर तो छोड़ो, शेयर तो नहीं करेंगे, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, हमको पता है। 4-5 स्टूडेंट करते हैं बट आप नहीं करते हैं, छोड़िए, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 50% स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी 50% ऐसे देख रहे हैं। ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका पहले आपका टीचर को अगर आपका रेस्पेक्ट नहीं आएगा, तो आपका रेस्पेक्ट किसी के तरफ नहीं आएगा। हम इतना फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपके भलाई के लिए, आपको एग्जामेशन दिलाना है, हमारा वही मोटिव है। बट अगर आप हमारे लिए एक सब्सक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, पूरा फ्री में सब कुछ। इवन अगर रेगुलर क्लासेस में देखेंगे ना, इतना फ्री में कोई नहीं देता है। क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते हैं, डायग्राम आपको पढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि हाँ हो गया। हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, आपका सेक्शन नंबर भी याद करा रहा हूँ। इतना करने के बाद अगर स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और क्या उससे उम्मीद रहेगा? मेरा तो उम्मीद ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहा, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सर हम सब्सक्राइब किए। जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए कुछ नहीं है, बट जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, 50% स्टूडेंट नहीं कर रहा है, 2 जन से 1 जन सब्सक्राइब कर रहा है, दूसरा जन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि सच में आप किसी से इतना फ्री मिलने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ऊपर वाला भला ही करे, और कुछ नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँचाना है। तो अगर हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके लिए मेरा जो भी काम है, बहुत सारा काम है, मैं उसको छोड़कर, कि हाँ बहुत सारा स्टूडेंट वो पास नहीं हो पाते हैं, उनका कोई भी गलती नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर पाएंगे। क्योंकि जो DT IDT में है ना, बहुत सारा अभी तो सब ब्लंडर चल रहा है मार्केट में, कोर्सेज सेल कर रहे हैं बट पास नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट। तो इसलिए हम ये जो जर्नी शुरू की है कि हाँ फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करना है एंड सबके पास पहुंचना चाहिए, बट स्टूडेंट इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। और क्या स्टूडेंट को हम बोलेंगे? शेयर तो छोड़ो, इवन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 50% सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड बाकी 50% सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और क्या करने से आप 50% सब्सक्राइब कर लेंगे, वही सोच रहा हूँ कि क्या करने से आप सब्सक्राइब करोगे। इतना फ्री देने के बाद अगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए तो छोड़ो, और क्या बोलेंगे। तो छोड़ो, हम शुरू करते हैं। बाहर वाला अगर कोई भी हेल्प कर देता है तो हम उसको थैंक्स बोल देते हैं, बट आप कमेंट में आकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। ओनली सर हमको ये चाहिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, हमको वो चाहिए, वो वाला बना दीजिए, वो वाला बना दीजिए। कभी किसी को जब हेल्प करता है ना कोई, किसी को कभी थैंक यू बोल देते हैं बाहर वाला, उसको पहचानते हैं नहीं है वो। बट मैं आपके लिए इतना सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट आप कभी भी थैंक्स नहीं बोलना है आप लोगों को। थैंक्स नहीं है, थैंक्स बट ये वाला चाहिए हमको, थैंक्स बट वो वाला चाहिए। जब थैंक्स बोलते हैं ना, उसके बाद जो बोल देते हैं सारे ये चाहिए वो चाहिए, हमको लगता है जैसे हाँ स्टूडेंट ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ आपको चाहिए, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो भी बता रहे हैं उसी हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कभी अच्छा सा कमेंट दे दीजिए ना, तभी हमको भी मोटिवेशन लगेगा कि हाँ स्टूडेंट सच में देख रहे हैं, हमारा ही स्टूडेंट है। बट स्टूडेंट कमेंट ही नहीं दे रहे हैं, उनको जो चाहिए वो बोल देते हैं, बट कमेंट कभी भी अच्छा वाला कमेंट नहीं दोगे, पैसा चला जाएगा ना आपका। तो चलो, अभी प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे, जैसे जीएसटी में डॉक्यूमेंट उसको बोलेंगे, जैसे होयर इन डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस बाय एनी पर्सन हैज बीन सीज, या कोई पर्सन रिसीव एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो सच डॉक्यूमेंट टेंडर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन एविडेंस, उसको एविडेंस मानेंगे कोई भी प्रोसिक्यूशन में, ठीक है। राइट जॉइंटली विथ हिम और कोर्ट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बाय सच पर्सन। अगर वो पर्सन अगर बोल देगा कि ये वाला सही नहीं है, तो वो तो अलग बात है, अगर प्रूव कर देगा सही बात है, नहीं तो उसको हम मानेंगे जैसे वो सही है। जैसे ट्रूथ ऑफ यानी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हमको पता चलता है सीज सर्च में, तो उसको हम मानेंगे सही, या सिग्नेचर जो भी किया है उसको मानेंगे वो एप्लीकेंट किया है, एप्लीकेंट का हैंड रिटन है, ठीक है। तो सब कुछ सही बोलेंगे। एंड एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉट स्टैंडिंग इट इज ड्यूली स्टाम्प्ड और नॉट, तो हम डॉक्यूमेंट को एडमिट कर सकते हैं, वो ड्यूली स्टाम्प्ड हो या नहीं हो, तो भी हम उसको मानेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो जो भी मिलेगा सब कुछ सही मानेंगे। एंड जो भी हैंड राइटिंग जहाँ पे मिलेगा मानेंगे ये ओनर का हैंड राइटिंग है। अगर वो कुछ प्रूव कर देता है कि ये मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, तो वहाँ पे तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 145 है एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म्स facsimile copies of document and computer printouts as document and as evidence। तो यहाँ पे जो भी माइक्रोफिल्म से facsimile कॉपी एंड उसको हम मानेंगे इंक्लूडिंग प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन एनी डिवाइस शैल बी डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट एंड इज एडमिसिबल इन द प्रोसीडिंग्स में हम मानेंगे उसको एडमिटिबल करेंगे। उसके बाद कॉमन पोर्टल है जो कि www.gst.gov.in है एंड वो फैसिलिटेट करेगा रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कंप्यूटेशन, सेटलमेंट ऑफ IGST एंड अदर प्रेस्क्राइब पर्पज के लिए उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद है डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट 147 है। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफाई सर्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स टू बी डीम्ड एक्सपोर्ट वेयर सच
सप्लाई डू नॉट लीव इंडिया, तो इंडिया के बाहर नहीं जाता है। एंड पेमेंट ऑफ सच सप्लाईज हम रिसीव करें आइदर इंडियन रुपीज़ में या कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, उसके लिए जो भी कंसिडरेशन रिसीव करें, अगर वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया होना चाहिए। एंड द फॉलोइंग सप्लाईज उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे, जो भी हम सप्लाई करता है एक रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो एडवांस ऑथराइजेशन हम देखेंगे एफटीपी में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट, वही वाला यहाँ पे प्रोविजन वही वाला डाल दिया है जो भी डीम्ड एक्सपोर्ट जो बोलेंगे। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी ऑथराइजेशन, रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयू या बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, हम डिस्कशन करेंगे एफटीपी में, ठीक है, एफटीपी में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है 148 है स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन प्रोसेसेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन नोटिफाई सर्टेन क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड सच रजिस्ट्रेशन एंड फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, अगर गवर्नमेंट बोलेगा तो उस प्रोसीजर को हमको फॉलो करना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्प्लायंस रेटिंग है, तो यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन में भी assigned a GST compliance rating score based on his record of compliance and determine करेंगे on the basis of such parameter, जो कि on a scale of 10 तक रहता है एंड अपडेटेड होता है पीरियडिक इंटरवल्स में एंड इंटीमेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेट करा जाता है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन रिटर्न, जो कि हम ऑलरेडी रिटर्न चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न चैप्टर में खत्म कर चुके हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 151 पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कमिश्नर में बाय नोटिफिकेशन वो डायरेक्ट कर सकता है कोई भी ऑफिसर को वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए, कॉन्सर्न पर्सन या कोई भी ऑफिसर वो उसको देने के लिए लाइबल हो जाएगा। उसके बाद बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन 152 बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न गिवन फॉर ए सेक्शन नंबर 150-51 विदाउट द प्रीवियस कॉन्सेंट इन राइटिंग ऑफ सच पर्सन, उसका राइटिंग में उस पर्सन का अप्रूवल नहीं लेकर हम कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू सी और हैव एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन और एनी इंडिविजुअल रिटर्न, तो यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं होगा डिस्क्लोज करने के लिए। उसके बाद 153 है टेकिंग असिस्टेंट फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हाई रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो यहाँ पे वो असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट ले सकता है फॉर स्क्रूटिनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के लिए, जैसे वो कोई भी वैल्यूअर को ले सकता है या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का ये ले सकता है, एक्सपर्ट ले सकता है। उसके बाद है 154 पावर टू टेक सैंपल। तो यहाँ पे कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर यहाँ पे सैंपल ऑफ गुड्स ले सकता है अगर उसको सही लगता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 155 है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो यहाँ पे इफ एनी पर्सन क्लेम्स दैट ही इज एलिजिबल टू आईटीसी लेने के लिए, तो वहाँ पे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, तो प्रूव करेगा तभी जाकर उसको आईटीसी मिलेगा। 156 है पर्सन डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे जो भी पर्सन सब कुछ जीएसटी में काम कर रहे हैं उनको हम मानेंगे पब्लिक सर्वेंट मानेंगे अंडर आईपीसी। उसके बाद है 157 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, तो यहाँ पे इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स इज प्रोवाइडेड टू ऑफिसर्स एंड जीएसटी ऑफिसर्स ऑफ जीएसटी एंड ट्रिब्यूनल। जो भी एक्ट ये किए हैं गुड फेथ में, एक्शन टेकन इन एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल फंक्शन कैन नॉट रिजल्ट इन लाइबिलिटी ऑफ डिवॉल्विंग ऑन द ऑफिसर। तो यहाँ पे जो भी सब जीएसटी का ऑफिसर है या ट्रिब्यूनल का जो भी ऑफिसर है, जो भी वो एक्शन लिए हैं, वो अगर गुड फेथ में लिए होंगे तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं लगेगा। उसके बाद 158 है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। तो ऑल दी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल एंड उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी अगर प्रोसिक्यूशन चलता है या कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चलता है, कोई भी रिकवरी डिमांड चलता है, तो वहाँ पे अगर जीएसटी ऑफिसर बोलेंगे तो वहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद 158A जो कि नया आया है कॉन्सेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे जो भी फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश बाय रजिस्टर्ड पर्सन, नेमली जो भी वो पर्टिकुलर फर्निश किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम या रिटर्न फाइलिंग के टाइम, या पर्टिकुलर्स अपलोडेड किया है कॉमन पोर्टल में फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस के लिए या जनरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एंड रजिस्टर 1 के लिए, सच अदर डिटेल्स, तो उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट कॉन्सेंट लेकर उस पर्सन का हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑफ डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 1 द कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, सप्लायर का कॉन्सेंट लेंगे या रेसिपिएंट का कॉन्सेंट लेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना है। नो एक्शन शैल बी लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और कॉमन पोर्टल विथ रेस्पेक्ट एंड लाइबिलिटी अराइजिंग कॉन्सिक्वेंट टू इन्फॉर्मेशन शेयर अंडर दिस सेक्शन एंड देयर शैल बी नो इम्पैक्ट ऑन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द रिलेवेंट सप्लाई और एज पर रिलेवेंट रिटर्न। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन शैल बी अगेंस्ट गवर्नमेंट या कॉमन पोर्टल के अगेंस्ट में हम एक्शन नहीं लेंगे। अगर उसका कॉन्सेंट के थ्रू अगर कोई भी लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो वहाँ पे कोई भी एक्शन हम नहीं लेंगे, ठीक है, कोई भी एक्शन हम नहीं लेंगे। इससे डिटेल कोई नहीं पढ़ाता है। ये सेक्शन अगर देखेंगे बहुत सारे मटेरियल में, ये सेक्शन जो बुक्स देखेंगे टीचर का, ये वाला सेक्शन नहीं होगा, अगर भी होगा वो पढ़ाते नहीं है, ठीक है, सब नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन बताकर कुछ डाल देंगे, बट क्वेश्चन आता है, कोई कोई सेक्शन में क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 159 पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वहाँ पे वो पब्लिश कर सकते हैं नेम ऑफ द पर्सन या एनी अदर पर्टिकुलर्स। नो पब्लिकेशन शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेनल्टी टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। तो यहाँ पब्लिकेशन नहीं होगा पेनल्टी
डिस्पोजल ऑफ अपील जब तक नहीं हो जाता है तब तक पेनल्टी कोई भी डिस्क्लोज नहीं होता है। इन केस ऑफ फार्म कंपनी एओपी, नेम्स ऑफ द पार्टीज ऑफ द फार्म, डायरेक्टर एंड मैनेजिंग एजेंट एंड सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर ऑफ द कंपनी, उनका मेंबर ऑफ द एओपी वो पब्लिश हो जाता है। ठीक है, पब्लिश हो जाता है। उसके बाद है 160 है असेसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो यहाँ पे असेसमेंट रीअसेसमेंट शाल नॉट बी इनवैलिड मियरली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोसीड्यूरल इन्फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी अगर देखें डिपार्टमेंट में कोई भी अगर वैकेंसी है तो डिपार्टमेंट का वैकेंसी अगर होगा तो वो जो डिसीजन या असेसमेंट करेगी उसको हम इनवैलिड नहीं करा सकते हैं। अगर वो कोई भी वहाँ पे दिक्कत होगा तो वो तो अलग बात है, बट उसको हम इनवैलिड नहीं करा सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 161 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी हो जो भी पास किया है कोई भी ऑर्डर, नोटिस या सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे कोई भी अगर एरर हो जाता है तो वहाँ पे वो रेक्टिफाई कर सकता है ऑन मोशन, या कोई भी एरर अगर ब्रॉट टू द नोटिस बाय एनी अपॉइंटेड ऑफिसर तो वहाँ पे वो विद इन 3 मंथ उसको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। ठीक है, बट कोई भी रेक्टिफिकेशन 6 मंथ के बाद नहीं होगा, बट 6 मंथ के बाद हो सकता है अगर कोई भी प्योरली इन द नेचर ऑफ करेक्शन या अरिथमेटिकल एरर होगा, क्लॉरिकल एरर होगा, तो वहाँ पे 6 मंथ के बाद भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 162 पार ऑन जुडिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे नो सिविल कोर्ट का साल बी जुडिडिक्शन टू डिसाइड एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। तो वहाँ पे बार आ जाता है सिविल कोर्ट के ऊपर जो भी वो किया है। लेवी ऑफ फी, तो यहाँ पे फेयर फेवर a copy of the order or document is to be provided to any person on an application made by him for that purpose he shall be पेड करना पड़ेगा, जो भी फी उसको पेड करना पड़ेगा एप्लीकेशन अगर वो देता है। उसके बाद 164 है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो यहाँ पावर ऑफ गवर्नमेंट का है रूल बनाने का। पावर टू मेक रेगुलेशन, तो यहाँ बोर्ड के पास है पावर रखी वो रेगुलेशन बनाएगा। 166 लेइंग ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन। द एक्ट परमिट्स मेकिंग रूल्स बाय गवर्नमेंट, इशुएंस ऑफ रेगुलेशन बाय बोर्ड और इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट शाल लेड बिफोर पार्लियामेंट के पास है। एंड यहाँ पे as soon as after it made or issued before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days any modification या annulment shall be prospective effect। तो यहाँ पे वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन उसको वो करेक्ट कर सकता है एंड वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, टोटल पीरियड 30 डेज के अंदर। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पे कमिश्नर का नोटिफिकेशन वो डायरेक्ट एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय एनी अथॉरिटी या ऑफिसर में भी एक्सरसाइजेबल ऑल्सो अनदर अथॉरिटी और ऑफिसर को वो पावर डेलीगेट कर सकता है। 168 पावर टू इशू ऑफ इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोर्ड में इफ इट इज कंसिडर इट इज नेसेसरी और एक्सपेंडिएट तो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, तो वहाँ पे वो ऑर्डर इशू कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, दे सकता है ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन दे सकता है। उसके बाद 168 ए पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। तो यहाँ पे अगर कोई भी abnormal सिचुएशन होता है, साइक्लोन, अर्थक्वेक या ड्रॉट, फ्लड, एपिडेमिक, वार, तो वहाँ पे जो भी टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड करा सकता है। अगर वो उसके अंदर अगर खत्म नहीं हो पाता है तो उसको वो एक्सटेंड करा सकता है, जो भी टाइम लिमिट यहाँ पे सब कुछ मेंशन हुआ है। उसके बाद है 169 है सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो कैसे सर्विस होगा, कैसे नोटिस आएगा, तो एनी डिसीजन ऑर्डर समन्स नोटिस शैल बी सर्व्ड बाय एनी ऑफ दी फॉलोइंग मेथड में वो सर्व हो सकता है, जैसे कोई भी थ्रू गिविंग और टेंडरिंग या मैसेज बाय रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू भी यहाँ पे नोटिस आ सकता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट आ सकता है, या सेंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन हिज ईमेल एड्रेस के थ्रू आ सकता है, बाय मेकिंग इट अवेलेबल इन द कॉमन पोर्टल या पब्लिशिंग इन द न्यूज़पेपर इन द लोकेलिटी सर्कुलेटिंग। इफ नॉन ऑफ द मेथड अगर नहीं हो पाता है तो वहाँ पे वो जो भी डिपार्टमेंट या कॉन्सर्न ऑफिसर के जो भी नोटिस बोर्ड में वो फिक्स कर देगा, जो भी नोटिस या डॉक्यूमेंट फिक्स कर देगा अगर कोई भी एबव वाला मेथड में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, एवरी डिसीजन, ठीक है, एवरी डिसीजन या ऑर्डर या समन नोटिस और एनी कम्युनिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन सर्व्ड ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज टेंडर और पब्लिश और कॉपी देयर ऑफ इज अफिक्स। तो जिस दिन वो टेंडर होता है, पब्लिश होता है या अफिक्स होता है, उस दिन हम मानेंगे जैसे वो सर्व हो चुका है। When such decision, order or summons, notice or any other communication is sent by register post या speed post, it shall be deemed to be received by the address at the expiry of the period। जो भी नॉर्मली लगता है तो वो पीरियड अगर एक्सपायरी हो जाएगा तो मानेंगे जैसे वो रिसीव कर दिया है। उसके बाद राउंडिंग ऑफ टैक्सेस एंड अमाउंट, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टैक्सेस अमाउंट हो जाता है नियरेस्ट रुपीज़ में हो जाता है। यहाँ पे आपका कोई भी फ्रैक्शन नहीं रहेगा, नियरेस्ट रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट रुपीज़ में हो जाएगा। उसके बाद है 171 है एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। ठीक है, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर, तो यहाँ पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से एक नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी यहाँ पे NAAA वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है एंड वो रिप्लेस अभी हो गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, जो कि कंपनीज एक्ट में हम लॉ में पढ़े हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए। तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो रहता है कॉम्पिटिशन के लिए, अभी आपका लॉ में नहीं है, पुराना लॉ में था, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया था पर कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए। तो वो जो कमीशन है वो अभी आ गया है, अभी नेशनल अथॉरिटी ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग वो नहीं है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी नहीं है, अभी आपका CCI हो गया है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, एंटी प्रॉफिटरिंग करेगा। ठीक है, एंटी प्रॉफिटरिंग करेगा एंड अथॉरिटी में आपका आ गया है CCI, आपका अथॉरिटी का डेफिनेशन में भी आ गया मीन्स। एंड यहाँ पे CCI कौन सा है, जो भी कॉम्पिटिशन एक्ट का सेक्शन नंबर 7 में जो है उसको हम बोलेंगे CCI बोलेंगे।
ये सीसीआई बोलेंगे, जो कि अभी एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में आ जाएगा, ठीक है, एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यों, ये अथॉरिटी क्यों आया है, जो सीसीआई, अभी आपको सीसीआई याद रखना है। तो ये एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स या सप्लाई में या बेनिफिट ऑफ आईटीसी अगर होता है, तो वहाँ पे उसको रेसिपिएंट के पास पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है, रेसिपिएंट के पास पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर प्राइसेस में रिड्यूस हो जाता है या टैक्सेस में रिड्यूस हो जाता है या आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, तो एक्चुअल जो बेनिफिट रेसिपिएंट के पास पहुँचाना पड़ेगा। ये जो अथॉरिटी का मेन जो मोटिव है कि वो रेसिपिएंट के पास पहुँचाना पड़ेगा, जो भी बेनिफिट है, ठीक है, रियल रेसिपिएंट के पास पहुँचाना पड़ेगा, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट किया है एक अथॉरिटी और एम्पावर किया है एग्जिस्टिंग अथॉरिटी, जो कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे एम्पावर किया है कि तो वो जो भी एग्जामिन करेगा वेदर जो भी आईटी से अवेल हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन को ड्यू टू रिडक्शन इन दी टैक्सेस या रिडक्शन इन द प्राइस, तो वो एक्चुअली रेसिपिएंट को मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए। अथॉरिटी आफ्टर होल्डिंग एग्जामिनेशन करने के बाद वो कंक्लूजन में पहुंचता है कि अगर यहाँ पे एंटी प्रॉफिटर हुआ है, मीन्स बेनिफिट अगर उसको कोई भी रखता है छुपा कर, नहीं मिलता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहाँ पे वो पेनल्टी लगा सकता है। मीन्स कोई भी सप्लायर अगर रेसिपिएंट को यहाँ पास नहीं कर रहा है जो भी बेनिफिट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ पे 30 रुपीज़ था, बट 25 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस हो जाता है, जो भी 5 रुपया करके, ये जो 5 रुपया एक्चुअली रेसिपिएंट को मिलना चाहिए। बट अगर सप्लायर जो मिडिल में जो सप्लायर आता है वो अगर उसको रख देता है, तो यहाँ पे सप्लायर के ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 10%, जो भी प्रॉफिट और किया है, मीन्स प्रॉफिट और मीन्स जो भी बेनिफिट रखा है, एंड पेनल्टी भी नो पेनल्टी इफ प्रॉफिट और अमाउंट अगर डिपॉजिट हो जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर, अगर 30 डेज के अंदर अगर वो दे देता है बेनिफिट, तो वहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। प्रॉफिट और मीन्स यहाँ पे मीन्स जो भी अमाउंट डिटरमाइन किया है ऑन अकाउंट ऑफ नॉट पासिंग बेनिफिट, जो भी बेनिफिट वो रखा है उसको बोलेंगे प्रॉफिटर, ठीक है, प्रॉफिटर रखा है। उसके बाद ड्यूटीज क्या रहेगा अथॉरिटी का, तो अथॉरिटी यहाँ पे अथॉरिटी जो भी सीसीआई रहेगा, तो वो डिटरमाइन करेगा कि जो भी बेनिफिट है वो एक्चुअली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा यहाँ बेनिफिट पास नहीं करा है, कौन सा सप्लायर। उसके बाद ऑर्डर देगा कि रिड्यूस करने के लिए प्राइस, मीन्स ऑर्डर देगा कि आप रिड्यूस करिए उसका प्राइस। उसके बाद रिटर्न करने के लिए बोलेगा रेसिपिएंट को, ठीक है, विद इंटरेस्ट 18% के अंदर उसको रिटर्न करने के लिए बोलेगा, एंड पेनल्टी भी इम्पोज कर देगा, एंड रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करा सकता है। एंड वो एक फर्निश करेगा रिपोर्ट किसको, जीएसटी काउंसिल को 10th ऑफ द सक्सीडिंग इच क्वार्टर, सक्सीड होने के बाद क्वार्टर के एंड नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख के अंदर ये जो सीसीआई वो भरेगा जीएसटी काउंसिल को एक रिपोर्ट भरेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है, ये नहीं आता है, हम हर बार पढ़ाते हैं बट नहीं आता है, ठीक है, इतना नहीं आता है तो इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज 172 है, तो कोई भी अगर डिफिकल्टी एराइज तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर इन दी ऑफिशियल गैजेट, तो वहाँ पे वो रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द एक्ट, 5 ईयर के अंदर वो वहाँ पे रिमूवल कर देगा, ठीक है, रिमूवल कर देगा कोई भी डिफिकल्टीज अगर होगा एक्ट में। ये आपका हो गया है सीजीएसटी एक्ट पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद आईजीएसटी एक्ट, तो आईजीएसटी एक्ट में हम कौन सा सेक्शन पढ़े थे, तो आईजीएसटी एक्ट में अगर देखें हम पढ़े हैं आपका 5 पढ़े थे लेवी, 6 आपका है एग्जाम्शन, 7 है इंटरेस्टेड, 8 है इंटरेस्टेड, 9 है टेरिटोरियल वाटर, 10 है आपका बोलो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, 11 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12 है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इनकेस अगर कोई भी रेसिपिएंट सप्लाई दोनों इंडिया में है, 13 है कोई भी अगर आउटसाइड इंडिया में, 14 है OIDR, 14A है ऑनलाइन गेम्स के टाइम क्या रहेगा। उसके बाद 15 है आपका 15 अगर देखें यहाँ पर टूरिस्ट के टाइम रिफंड कैसे मिलेगा, 16 है जीरो रेटेड सप्लाई, 17 18 यहाँ पे अगर देखेंगे 17 18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 है अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ टैक्स, 17 है अपॉर्चनमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे जो भी सप्लाईज होता है आईजीएसटी लगता है जिसके ऊपर, तो वहाँ पे वो अपॉर्चन हो जाएगा, ठीक है, जो भी आईजीएसटी पेड होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो वो अपॉर्चन हो जाएगा। कौन सा है यहाँ पे अपॉर्चन होगा, जो भी कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई टू एन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पे ऑन रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई भी लगाते हैं उसके ऊपर टैक्सेस, तो उसको तो टैक्स नहीं देंगे, तो वहाँ पे जो भी होगा या कंपोजिशन टैक्स पेयर उसको तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उसका आईटीसी क्या जाएगा। इंटरेस्टेड सप्लाई अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन बट अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए लेता है तो उसको तो आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स देता है बट आईटीसी नहीं मिलेगा, तो वो सब कहाँ पे जाएगा, जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता है हिडन बेनिफिट, तो वो कहाँ पे जाता है। या कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन बट वो आईटीसी नहीं लेता है, तो वहाँ पे क्या जाएगा, जो भी आईटीसी कहाँ पे जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट बाय ऑन रजिस्टर्ड पर्सन अगर इंपोर्ट करता है उसको तो टैक्स देना पड़ेगा, बट उसका जो आईटीसी कहाँ पे जाएगा। या इंपोर्ट हो या रजिस्टर्ड पर्सन बट वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, या अगर वो रजिस्टर है बट आईटीसी नहीं लेता है, तो वो जो भी सब कुछ अमाउंट है तो वो अपॉर्चन होगा, ठीक है, अपॉर्चन होगा। कैसे अपॉर्चन होगा, तो जो भी आईजीएसटी पेड हुआ है ऑन द सप्लाइड मेंशन अबव, तो वहाँ पे वो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स आज सेम एज सीजीएसटी एसजीएसटी, तो वैसे अपॉर्चन कर देंगे। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी 50-50% अपॉर्चन होता है, वैसे हम अपॉर्चन कर देंगे, पहला ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है जो भी बैलेंस अमाउंट है आईजीएसटी रिमेनिंग द आईजीएसटी अमाउंट, वो अपॉर्चन हो जाएगा टू द स्टेट होया द सप्लाई टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग पहले तो सेंटर सीजीएसटी एसजीएसटी में वो उसको अपॉर्चन कर देंगे, जो भी बैलेंस रहेगा अगर अपॉर्चन नहीं हो पाता है या बैलेंस कुछ रह जाता है, तो उसको जो भी स्टेट है जहाँ पे वो जो सप्लाई टेक्स प्लेस है तो उस स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी में होता है तो यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा। इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर नहीं फाउंड, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता चलता है, तो वहाँ पे जो भी बैलेंस अमाउंट उसको हम ईच स्टेट
के अंदर हम उसको अपर्सन कर देंगे, ठीक है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी को हम वहाँ पे अपर्सन कर देंगे, नहीं तो सिंपल फंडा है 50-50% सेंट्रल को दे दो, 50% आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी को दे दो। ये था 17। उसके बाद 17A है जो कि बता रहा है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट। तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट है अगर ट्रांसफर हो जाता है ई कैश लेजर से अंडर दिस एक्ट CGST एक्ट का ई कैश लेजर से टू दी SGST UTGST एक्ट को अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ के आए हैं सेक्शन नंबर 53 में। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ITC, यहाँ पे भी वही है, अगर कुछ IGST यहाँ पे यूटिलाइज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी अमाउंट कलेक्टेड IGST वो रिड्यूस हो जाएगा, गवर्नमेंट वो जो फंड से वो रिड्यूस करा देगा, ठीक है, वो फंड से उसको रिड्यूस करा देगा, गवर्नमेंट बैंक में उसको रिड्यूस करा देगा। तो ये 17-18 खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका 20 को चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ CGST। तो यहाँ पे ये जो मैटर है तो यहाँ पे हम CGST का प्रोविजन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जैसे स्कोप ऑफ सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ये तो IGST के सेपरेटली नहीं है IGST एक्ट में, तो हम CGST एक्ट का जो भी प्रोविजन यहाँ पे ले आएंगे। ITC का प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, जो भी हम सेक्शन पढ़े हैं, जो भी बैलेंस सेक्शन हम CGST एक्ट का रेफर कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, TDS TCS है, असेसमेंट, रिफंड, ऑडिट, इंस्पेक्शन, शॉर्ट सीजर, अरेस्ट, डिमांड रिकवरी, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, एडवांस रूलिंग, अपील्स, रिविजन, प्रिजम्पशन आज टू डॉक्यूमेंट, ऑफेंस एंड पेनल्टी, जॉब वर्क, ई-कॉमर्स, ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड मिसलेनियस प्रोविजन हम मानेंगे वहाँ पे CGST एक्ट से ले आएंगे। मुटाटिस एंड मुटांडिस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ये जो IGST एक्ट का। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है GST का पर्सन। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट आपका कस्टम एंड FTP खत्म करेंगे, ठीक है, कस्टम FTP खत्म करेगा आपका, यहाँ पे पूरा GST खत्म हो जाता है CGST SGST एक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।